सोचो कि तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पे मैजिकल पावर ही सब कुछ होता है और इस दुनिया में जो सबसे पावरफुल मैजिक कास्टर होता है वो होता है विज़र्ड किंग और तुम्हारी इच्छा ये है कि तुम्हें भी विज़र्ड किंग बनना है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है। तो अब तुम विज़र्ड किंग कैसे बनोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर आस्था की और हम वही देखने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रॉयल नाइट्स के सिलेक्शन के लिए यहाँ पे एग्जाम होता है जिसमें बहुत सारे फाइट्स हो चुके होते हैं। अब नेक्स्ट फाइट होती है जिसमें एक रैंडम टीम होती है और उसके अगेंस्ट दूसरी टीम होती है जिसमें एक अजीब नाम का बंदा होता है जिसका नाम होता है मिस्टर एक्स। और सब लोग बोलते हैं कि मिस्टर एक्स कौन है। फिर जब मिस्टर एक्स एंट्री लेता है तो वो एक सुपरनी टाइप का बंदा दिखता है और इसको देख के तो मैं बहुत हंसा था, लेकिन फिर हमें मालूम पड़ता है ये असल में एक कॉस्ट्यूम रहता है और ये कॉस्ट्यूम जब निकलता है तो हमें असली मिस्टर एक्स दिखता है और ये असली मिस्टर एक्स कोई और नहीं होता है, ये होता है aquadeer का कैप्टन, हमारा व्हाइट बॉय, जिसके पास पेंटिंग वाली मैजिक है। फिर जैसे ही व्हाइट बॉय अपने आप को रिवील करता है तो सब लोग बोलते हैं कि अरे आप ये एंट्रेंस एग्जाम क्यों दे रहे हो, आप तो एक कैप्टन हो और कैप्टन को एग्जाम देने की जरूरत है ही नहीं। तो व्हाइट बॉय बोलते हैं अच्छा ऐसा था क्या? वेल, अब मैं क्या करूं? तो हमारे महोदय बोलते हैं कि व्हाइट बॉय तुम ये एग्जाम दे सकते हो क्योंकि तुम्हारा मैजिक मुझे देखना है। वेल, महोदय असल में कोई और नहीं है, हमारे विज़र्ड किंग खुद है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं व्हाइट बॉय का बटलर जिसका नाम होता है वॉल्टर। फिर उसके बाद हमारा व्हाइट बॉय आस्था को हाई बोलता है और जैसे ही व्हाइट बॉय आस्था को हाई बोलता है तो फिर व्हाइट बॉय का बटलर जो कि होता है वाटर, वो जाता है आस्था को थोड़ा चाय पिलाने के लिए। तो आस्था मजे से चाय पीता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट स्टार्ट होते ही हमारा व्हाइट बॉय मजे से आसमान में देखता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे मेरा मास्टरपीस पेंट करने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो निकल लेता है अपने मैजिक के साथ सामने वाली टीम के ऊपर अटैक करने के, लेकिन ये भाई खुद ही सामने वाली टीम के प्लांट मैजिक में फंस जाता है। फिर सब लोग बोलते हैं अबे ये बंदा सही में कैप्टन है, ये तो एकदम गधे के जैसा काम कर रहा है। और फिर इस बात का फायदा उठा के सामने वाली टीम हमारे व्हाइट बॉय के ऊपर हमला करती है और ये हमला एक बंदा आइस मैजिक यूज करता है और एक बंदा फायर मैजिक यूज करता है। ये दोनों व्हाइट बॉय के ऊपर हमला करते हैं और इनका अटैक देख के व्हाइट बॉय बोलता है कि अरे ये तो कितना ब्यूटीफुल अटैक है, मुझे इंस्पिरेशन मिल रहा है मेरा पेंटिंग करने के लिए। उसके बाद ही हमें अगले सीन में दिखाते हैं व्हाइट बॉय का बैक स्टोरी। व्हाइट बॉय के बैक स्टोरी में लोग हमें ये दिखाते हैं कि जब व्हाइट बॉय छोटा रहता है और जब उसको उसका ग्रिमरोर मिलता है तब से ही वो हमेशा पेंटिंग करता रहता है और वो उसकी पेंटिंग में हमेशा अपने घर की वाट लगा देता है। वहां पे बहुत सारे एक्सप्लोजन होते हैं, आग लग जाती है, पानी निकल जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और ये सब चीज देख के उसकी मॉम बहुत डर के रहती है उससे। उसकी मॉम बोलती है कि मेरा बेटा एक मॉन्स्टर है, मुझे इसे पैदा ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि व्हाइट बॉय जब भी पेंटिंग करता था तो वो पूरा डिस्ट्रक्शन करता रहता था और ऐसे ही वो हमेशा कुछ ना कुछ तोड़ता रहता है। तो एक दिन वाटर उसके पास जाता है और बोलता है कि सर प्लीज अब मेरी बात सुनिए, लेकिन व्हाइट बॉय वाटर की बात नहीं सुनता है और वो वाटर के ऊपर ही हमला करने लगता है और बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं इस वक्त पेंटिंग कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वाटर चल के जाता है और व्हाइट बॉय के पास पहुंचता है और बोलता है कि सर आप टेंशन मत लो, आप आपका मास्टरपीस बना लोगे अगर आपने मैजिक नाइट्स को ज्वाइन कर लिया तो, क्योंकि आपके पास इतना मैजिक है और इतना अच्छा इमेजिनेशन है कि वो आप इस घर में बैठ के नहीं उसको यूज कर सकते हो, तो आपको मैजिक नाइट्स के एग्जाम में एनरोल करना चाहिए। तो व्हाइट बॉय ये सब सुनता है और बोलता है मेरे प्रिय पानी, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। ऐसा बोल के फिर वो निकल लेता है मैजिक नाइट बनने के लिए, लेकिन निकलने के पहले वो अपनी मॉम का एक पेंटिंग बनाता है जो देख के उसकी मॉम खुशी से रोने लगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोला था व्हाइट बॉय, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर जैसे ही फ्लैशबैक खत्म होता है वैसे ही व्हाइट बॉय स्माइल करता है और अपना पेंट ब्रश बाहर निकालता है और वो फटाक से पेंटिंग करने लगता है और ऐसे ही वो उसका पहला अटैक करता है जिसमें वो एक ही अटैक में वाटर और फायर अटैक साथ में करता है और सामने वालों का वाटर और आइस मैजिक को ब्लॉक कर देता है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि व्हाइट बॉय के पास ये एबिलिटी है कि जो उसका पिक्चर वाला मैजिक है उससे वो कोई भी मैजिकल एट्रीब्यूट को यूज कर सकता है। तो इन अ वे व्हाइट बॉय के पास सारे के सारे मैजिकल एट्रीब्यूट्स है। तो व्हाइट बॉय बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड है और वो एक सिंगल अटैक में पूरे के पूरे अरीना को डिस्ट्रॉय कर देता है और हर जगह पे उसका पेंट घिरा हुआ रहता है और ये सीन बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। मीनवाइल व्हाइट बॉय के टीममेट्स उसको उस पेड़ वाले मैजिक से छुड़ाते हैं और उसका दूसरा टीममेट मट्टी वाला मैजिक यूज करता है और उससे एनिमी टीम का क्रिस्टल तोड़ देता है और ऐसे ही व्हाइट बॉय की टीम जीत जाती है। और ये देख के हमारे महोदय मस्त ताली बजाते हैं व्हाइट बॉय के लिए और बोलते हैं तुम्हारा मैजिक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उनके गोद में चामी मजे से सो रही होती है। वेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चामी मेरी फेवरेट कैरेक्टर बन रही है इस एनीमे की, क्योंकि चामी को देख के मैं सच बोलूं तो मुझे एक पुराने कैरेक्टर की याद आ रही है। अगर आप लोग ने मेरा वो वाला एनीमे देखा है जिसमें इरुमा होता है, उसमें भी चामी के जैसे एक कैरेक्टर थी जिसका नाम था क्लारा और मुझे क्लारा बहुत पसंद थी क्योंकि वो एक गुफी कैरेक्टर थी, तो मुझे उसकी याद आ रही है चामी को देखे। और बाय द वे वो इरुमा वाले एनीमे का सीजन 4 अप्रैल 2024 में आने वाला है, तो जैसे ही वो आएगा मैं वैसे ही उसे कवर करने वाला हूँ, उसका टेंशन आप लोग मत लो। फिर व्हाइट बॉय के मैच खत्म होने के बाद उसके टीममेट्स उसको खींच के बाहर लेके जाते हैं क्योंकि ये बंदा वहां पे खड़ा होकर खुद के पेंटिंग को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं इसको और अच्छा बना सकता था। उसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला होता है जिसमें लक होता है और तो और हमारा चश्मिश बंदा होता है और इनके साथ जो इनकी टीममेट होती है वो होती है ये मोटी लड़की। वेल, व्हाइट बॉय को देख के मुझे एक चीज और याद आ रहा है, व्हाइट बॉय बिल्कुल लक के जैसा ही लगता है मुझे, तो मैं इसको व्हाइट लक बुलाऊंगा। फिर इसके ठीक बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है जिसमें लक और तो और चश्मिश की टीम जा रही होती है एक दूसरी टीम के अगेंस्ट, जिसमें तीनों टेम्पररी कैरेक्टर
कैरेक्टर्स होते हैं। ये लोग इस फाइट के बाद वापस कभी नहीं दिखने वाले हैं हमें, तो हमें इनके बारे में इतना सोचना भी नहीं चाहिए। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं, तो कर दो ना सब्सक्राइब। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इन लोग की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है और हमारे चश्मिश बंदे के ऊपर अटैक पे अटैक हो रहा होता है, तो वो अपना एक वॉल खड़ा करके खुद को बचा रहा होता है। मीनवाइल लक पीछे से आता है और वो एनिमी के ऊपर अपना इलेक्ट्रिक वाला मैजिक मार देता है और फिर सब लोग बोलते हैं कि ये बंदा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये एक जूनियर मेज होगा, ये तो एकदम इंटरमीडिएट मेज के लेवल का है। और तभी ही हमारा चश्मिश बंदा बोलता है कि मैंने भी बहुत ट्रेनिंग की है, मैंने अपने बॉडी को फिजिकली ट्रेन किया है आस्था को देख के। उसके बाद चश्मिश और तो और लक दोनों ही एक साथ खड़े रहते हैं और लक के हाथ में उसका क्रिस्टल होता है और उनके ठीक सामने होता है उनका एनिमी जिसका नाम होता है टेम्पररी कैरेक्टर 1 और ये बंदे के पास विंड मैजिक होता है और उसने उसके क्रिस्टल को अपने पीछे रखा होता है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग फटाफट जाएंगे और इसके क्रिस्टल को तोड़ देंगे। तभी हमारी मोटी आती है, वो उनके टीम का क्रिस्टल उठाती है और बोलती है कि मैं हूँ एक एंजल, ऐसा बोल के वो अपना अटैक करती है और इस चीज का फायदा उठा के लक फटाक से हमला करता है हमारे टेम्पररी कैरेक्टर 1 के ऊपर और उसको एक मुक्का मारता है और उसी के साथ साथ वो उसका क्रिस्टल भी तोड़ देता है सेम अटैक में और इसी के साथ लक की टीम जीत जाती है। इसके बाद फाइनली बारी आती है यूनो और तो और नोवेल के टीम की फाइट की और इनका तीसरा बंदा होता है ये बुढ़ौसा आदमी और ये बंदा तो ऐसा लग रहा है कि अभी किसी ने अगर खास दिया इसके ऊपर तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद नोवेल थोड़ा सा यूनो के साथ झगड़ा करती है और तभी ही वो आस्था को स्टूपिड बोलने लगती है और इस चीज को आस्था एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता है तो नोवेल उसे एक मुक्का मार देती है। तभी हमारा ये बुढ़ऊ बंदा आता है और ये नोवेल के ऊपर हाथ रख के उसको बोलता है कि तुम थोड़ी ठंडी हो जाओ और तभी ही नोवेल का भाई उसके सामने आता है जो एक झिंगुर की तरह दिखता है। वो नोवेल को बोलता है कि नोवेल तुझे तो मैं एकदम बुरी तरह से हराने वाला हूँ, जैसे मैं बचपन से तुझे हमेशा परेशान करता आया हूँ। तभी हमें नोवेल का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे हमेशा बचपन से उसका ये बड़ा भाई उसे हमेशा परेशान करता था और उसे कोई भी चीज नहीं करने देता था, वो उसकी गुड़िया को भी तोड़ देता था, तो इसीलिए नोवेल हमेशा गुस्से में रहती थी इससे। फिर इसके बाद सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर नोवेल को थोड़ा मोटिवेशन देते हैं और हमारी चामी तो बेल के पीछे पड़ी हुई रहती है उसको पकड़ने के लिए। फिर उसके ठीक बाद इनकी फाइट स्टार्ट होती है। फाइट होते ही नोवेल और तो और यूनो ये दोनों एक दूसरे झगड़ा करने लगते हैं, बोलते हैं कि मैं ऑफेंस पे रहूंगा, ये बोलती है मैं ऑफेंस पे रहूंगी और तभी ये लोग देखते हैं कि इनके एनिमी इनकी तरफ एकदम रफ्तार से आ रहे होते हैं और वो लोग एक बर्ड के ऊपर उड़ रहे होते हैं। तो हमारा ये झिंगुर वाला बंदा बोलता है कि ये चीज मैंने उस वाले अटैक से सीखा है जब हम लोग को रॉयल कैपिटल के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। तो तभी ही यूनो अपना एक अटैक यूज करता है और इनके मैजिक को तोड़ देता है। तो इसमें से एक फायर बॉय अपने फायर बॉल वाले अटैक करता है लेकिन नोवेल खुद का वाटर मैजिक यूज करके खुद के आसपास एक डिफेंसिव शेल बना देती है। तो तभी ही इनमें से एक बंदा अपना सैंड मैजिक यूज करके नोवेल के पूरे पानी को चूस रहा होता है। तो नोवेल और यूनो यहाँ से इस पानी के क्रिस्टल को तोड़ के उड़ते हुए बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि अभी हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो नोवेल बोलती है कि तुम वो झिंगुर को मेरे पास छोड़ दो और तुम जाके क्रिस्टल को बचाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तो यूनो ऐसा ही करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि नोवेल के पीछे उसका झिंगुर भाई पड़ा हुआ रहता है उस पर अटैक करने के लिए। मीनवाइल यूनो यहाँ पे क्रिस्टल लेके खड़ा रहता है। तभी ये ग्रीन बॉल वाला बंदा आता है और बोलता है कि यूनो तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, जब से तुमने हमारा स्क्वाड ज्वाइन किया तब से मेरा दिमाग तुम पे हमेशा खराब रहता है। और फिर हमें ये ग्रीन बॉय का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे ये ग्रीन बॉय ऐसे ही एक फाइट में हारा हुआ पड़ा रहता है। तभी यहाँ पे इनका छपरी कैप्टन आता है और इसकी हेल्प करता है। तब से ये बंदा इसके छपरी कैप्टन के प्यार में पागल हो जाता है और जब ये देखता है कि यूनो की एंट्री होती है इनके स्क्वाड में तो इनका छपरी कैप्टन हमेशा यूनो के साथ ही रहता है और यूनो से बात करता रहता है और यही बात इसके दिल पे लग जाती है, इसीलिए इसने सोच कर रखा होता है कि यूनो इसका जानी दुश्मन है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नोवेल के पीछे उसका झिंगुर पड़ा हुआ रहता है और उसके ऊपर वो अटैक कर रहा होता है लेकिन नोवेल अपने वाटर मैजिक से खुद को डिफेंस कर रही होती है। मीनवाइल उनके टीम का फायर बॉय आ जाता है और वो भी नोवेल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसके पीठ के ऊपर एक मशरूम पैदा हो जाता है और वो जमीन पे गिर के धंस जाता है और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये जो बुढ़ऊ रहता है इसकी एबिलिटी होती है मशरूम वाली और ये जाता है नोवेल की हेल्प करने के लिए बड़े से मशरूम पे बैठ के। मीनवाइल नोवेल उनके एनिमी टीम के क्रिस्टल के पास पहुंच जाती है और उसका भाई उसको बोलता है कि अब नोवेल तू तो फंस गई है, मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और उसी वक्त नोवेल के कंधे पे भी एक मशरूम पैदा हो जाता है और ये होता है गीगा चैड मशरूम। ये बोलता है कि अरे मैं तेरा टीममेट एन ही हूँ तो तू टेंशन मत ले। तो नोवेल बोलते कि तुमने मेरे ऊपर ये कब डाला? तो वो बोलता है कि जब मैं तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा था तब। और फिर उसके बाद हमारा मशरूम बॉय बोलता है कि एक बड़े भाई को अपनी बहन से ऐसे बात नहीं करना चाहिए, मेरे खुद के 10 भाई बहन है और मैं उन सब में बड़ा हूँ, तो एक बड़े भाई को हमेशा अपने कमजोर भाई बहन की हेल्प करनी चाहिए, ऐसा बोल के वो नोवेल को मोटिवेशन देता है। और तभी ही हमारा झिंगुर नोवेल के ऊपर अपना अटैक करने के लिए रेडी होता है लेकिन नोवेल भी यहाँ पे खड़ी होती है और बोलती है कि मैं अब मेरा मेन अटैक यूज करने वाली हूँ। और हमारा झिंगुर वाला बंदा 5 सर वाले वाटर ड्रैगन को वहाँ पे समन करता है और बोलता है नोवेल तू तो गई। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये ग्रीन बॉय ने अपना एक मिट्टी के गोकुलम को समन किया होता है लेकिन यूनो उसको एक ही अटैक में उड़ा देता है। लेकिन उसके बाद हमें दिखाते हैं कि झिंगुर एकदम टेंशन में होता है क्योंकि नोवेल ने अपने रोरिंग ड्रैगन को समन किया होता है जिसको देख के झिंगुर बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि नोवेल के पास इतना पावरफुल अटैक कहाँ से आया। और तभी ही नोवेल अपना सी ड्रैगन रोर यूज करती है और उसके झिंगुर के ऊपर हमला करती है और उसी के साथ साथ वो झिंगुर को भी तोड़ देती है और तो और उनके क्रिस्टल को भी तोड़ देती है और इसी के साथ नोवेल की टीम जीत जाती है। फिर उसी के बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये झिंगुर एकदम शॉक में रहता है कि वो कैसे हार गया नोवेल से। फिर उसके बाद ये लोग चल के जाते हैं अपने पोडियम के पास और तभी ही चामी
चामी भाग के जाती है और यूनो को एक कपकेक देती है और बोलते है कि प्लीज ये खा के अपनी एनर्जी रिस्टोर कर दो। तो यूनो मजे से वो कपकेक खाता है और बोलता है कि कपकेक तो बहुत टेस्टी है। और ये सुन के चामी तो उसके प्यार में फिर से गिर जाती है। फिर इसके बाद मशरूम बॉय नोवेल की तारीफ करता है, बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा अटैक किया था। और उसके बाद हमारा जो किंग होता है, ये पादरी सा किंग, ये बोलता है कि अरे यार ये पेजेंट कैसे जीत गए एक रॉयल्टी के अगेंस्ट, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर इसके बाद ये लोग पूरा अरेना को चेंज कर देते हैं, जो देख के हमारा जेरोक्स बॉय बोलता है कि अरे ये क्यों हो गया, अब मैंने जो भी ट्रैप यहाँ पे लगाए थे वो सब के सब वेस्ट हो जाएंगे। फिर हमें दिखाते हैं कि चामी मस्त वापस से क्लाउड बन के जाती है और विजर्ड किंग के गोद में बैठ जाती है और बोलती है कि महोदय मैं वापस से आ गई। फिर इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि पहला क्वार्टर फाइनल्स का मैच स्टार्ट होने वाला होता है, जो होता है आस्था की टीम के अगेंस्ट हमारे स्पाइकी बॉय, क्रिश और टॉम बॉय की टीम के साथ। और तभी ही हमारा जेरोक्स बोलता है कि अभी ये लोगों ने जब ये पूरे के पूरे अरीना को चेंज करे तो मेरे सारे के सारे ट्रैप्स यहाँ से गायब हो गए, मैंने पूरी रात जाग के ये सब ट्रैप्स लगाए थे, अब मैं क्या करूँ, मुझे वापस से ट्रैप्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन मैं लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये सब बहुत माना और टाइम खींचते हैं और मेरे पास इतना टाइम और माना नहीं है इस वक्त, अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद आस्था थोड़ा जेरोक्स बॉय के ऊपर भड़कता है, बोलता है कि तुम चीटिंग क्यों कर रहे हो, तुम ट्रैप्स क्यों लगा रहे हो। तो फिर हमारा जेरोक्स बॉय बोलता है कि अबे गधे, ट्रैप्स लगाना फाइट का ही हिस्सा है। ऐसे ही जेरोक्स बॉय और आस्था थोड़ा झगड़ा करते हैं, लेकिन एंड में ये लोग अपनी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर फाइट स्टार्ट होते ही हमारा क्रिश हर जगह अपना चेरी ब्लॉसम वाला अटैक कर देता है और पूरे अरीना को उससे भर देता है। मीनवाइल चामी कबाब खा रही होती है और वो थोड़ा सा कबाब हमारे महोदय को भी खिलाती है। फिर क्रिश का ये चेरी ब्लॉसम वाला अटैक देख के आस्था बोलता है कि मुझसे तुम 2 मिनट दो, मैं इसे खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के वो अपने की को कॉन्सेंट्रेट करता है और अपना डीमन फॉर्म वापस से अवेकन करता है और इसके बाद वो भाग के जाता है, ब्लैक हरिकेन यूज करता है और हर जगह से क्रिश के सारे मैजिक को काटता रहता है और इसी के साथ वो कुछ जगह से हमारे जेरोक्स बॉय के स्पेल्स को भी काट देता है। और ये देख के सब लोग बोलते हैं कि आस्था का ये नया फॉर्म तो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ तक कि हमारी टॉम बॉय और स्पाइकी बॉय दोनों भी बोलते हैं कि यार ये तो बहुत खतरनाक है, उसने पूरे एरिया में मैजिक एक झटके में उड़ा दिया, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। और फिर इसके बाद हमारा जेरोक्स बॉय चल के जाता है आस्था के पास और उसको बोलता है अबे गधे, तूने मेरे ट्रैप्स क्यों उड़ा दिए, मैंने इतना मेहनत से वापस से सब ट्रैप लगाए थे और तूने उनको वापस उड़ा दिया, तुझे पता है अब मेरे पास बिल्कुल माना नहीं बचा है, मैं अभी एक भी ट्रैप नहीं लगा सकता हूँ, अब मैं लिटरली यूजलेस हो चुका हूँ। तो फिर आस्था बोलता है अरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे तुम्हारी अगली पावर तो बताओ। तो उसके बाद हमें जेरोक्स बॉय का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ हमें ये मालूम पड़ता है कि जेरोक्स बॉय का असली नाम जोरा होता है। तो ये बंदा रेड बाल वाला जोरो है और इसके जो फादर होते हैं उनको हमेशा से मैजिक नाइट बनना होता है। फिर इसके बाद वो बैक स्टोरी खत्म होता है और हमारा रेड जोरो आस्था को बोलता है कि मेरा जो मैजिक एट्रीब्यूट है वो है ऐश वाला और ये एट्रीब्यूट सिर्फ ट्रैप मैजिक के काम में आता है, मैंने हर जगह यहाँ पे ट्रैप लगाई थी जिसको तूने तोड़ दिया। तो इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही है कि अभी हम लोग हल्के फुल्के ट्रैप मैजिक यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं जमीन पे एक ट्रैप बना सकता हूँ और उसके ऊपर मेरा मैजिक लगा सकता हूँ। तो अगर उस पे एनिमी चल के जाएगा तो उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी या क्या तो वो लोग उस खड्डे में गिर जाएंगे। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इस वक्त माना नहीं बचा है, तो हमें कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमको दिखाते हैं कि हमारे क्रिश की टीम एक साथ बैठ के सोच रही होती है कि उनको क्या करना चाहिए। तभी ही हमारा स्पाइकी बॉय बोलता है कि मैं भी एक पेजेंट हूँ आस्था की तरह, लेकिन आस्था बहुत अच्छा है। तो ये सुनने का क्रिश बोलता है अबे तू एक पेजेंट है, मैं तेरे सामने एक सेकंड नहीं रुकने वाला। ऐसा बोल के वहां से भागता है आस्था को ढूंढने के लिए और वो आस्था को ढूंढ लेता है और वो आस्था के ऊपर अपना चेरी ब्लॉसम का अटैक करता है। तो आस्था उस अटैक को काटने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़े बहुत हिस्से आस्था को लग जाते हैं। फिर भी तो आस्था एक केव के अंदर घुसता है। तो यहाँ पे क्रिश बोलता है अबे मुझे पता है कि तू मुझे एक ट्रैप में ल्यूर कर रहा है, मुझे दिख रहा है कि तेरे पैर के नीचे एक ट्रैप है, तुझे लगता है मैं इसमें फंस जाऊंगा। ऐसा बोल के वो हंसने लगता है और वो ऐसे ही जमीन पे उतर के एक अटैक करते करते आस्था के पास जाता रहता है और आस्था वहां पे शांति से खड़ा होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ऐसे ही उसका पैर एक गड्ढे में गिरता है और क्रिश उसमें गिर जाता है। फिर तभी जोरो वहां पे आता है और बोलता है कि अबे क्रिश तू इतना बड़ा गधा है कि तू सिर्फ ट्रैप मैजिक को सेंस कर सकता है, यहाँ पे हमने असली मेहनत करके गड्ढा खोदा था और उसके ऊपर मिट्टी लगा दी थी और तू इसी गड्ढे में गिर गया क्योंकि तू एक गधा है। और तभी ही आस्था ऊपर से उड़ी मारता है और वो क्रिश के ऊपर अपना स्वॉर्ड से हमला कर देता है और क्रिश बेहोश हो जाता है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मिमोसा लड़ रही होती है टॉम बॉय से, जो कि अपने एक बड़े से गोलम के ऊपर होती है। मिमोसा बोलती है कि ये टॉम बॉय के गोलम के अंदर ही उनका क्रिस्टल है, अगर मैं मेरे ये सीड को इस गोलम के अंदर डाल दूं तो हम लोग जीत जाएंगे। ऐसा बोल के मिमोसा उसके ऊपर एक अटैक करती है और उससे वो टॉम बॉय के गोलम का एक हाथ तोड़ देती है। लेकिन टॉम बॉय उसी वक्त मिमोसा के ऊपर अपना सैंड मैजिक यूज करती है और मिमोसा को एक दलदल में अटका देती है और ऐसा करके वो वहां से भागने लगती है अपने गोलम के साथ। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि जोरो और आस्था दोनों ही एक साथ खड़े होते हैं और झगड़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि जोरो बोलता है कि वो क्रिश को इस मिट्टी में दबा के खत्म करने की बात करने वाला है, लेकिन आस्था उसको रोक रहा होता है। तो क्रिश थोड़ा बहुत ट्रैप मैजिक लगाता है उसके ऊपर और वहां से निकल लेता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा स्पाइकी बॉय भाग भाग के आ रहा होता है इनको रोकने के लिए। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारा स्पाइकी बॉय फटाफट अपने फायरबॉल से अटैक करता रहता है आस्था के ऊपर और आस्था सोचता है कि वो अपने स्वॉर्ड से इसको रोक सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे स्पाइकी बॉय ने एक नई टेक्निक डेवलप की होती है, जहाँ पे उसका फायरबॉल उसके टारगेट को टच करने के पहले थोड़ा सेकंड के लिए गायब हो सकता है। तो ऐसे ही वो आस्था के अटैक से बच के गायब होकर उसके पीछे उसके क्रिस्टल को लगता रहता है। तो आस्था बोलता है ये तो थोड़ा टफ होने वाला है।
मीनवाइल हमारा जेरोक्स बॉय बोलता है कि वो पूरी तरह से उसके माना से खत्म हो चुका है, तो वो बोलता है कि मुझे 10 मिनट का टाइम दो ताकि मैं मेरा माना रिप्लेनिश कर सकूं। और उसके बाद हमें क्रिश और मिमोसा इनका बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे क्रिश देखता है कि एक छोटा बच्चा गांव में चोरी करके भाग रहा होता है। तो क्रिश मिमोसा को बोलता है कि देखो मिमोसा, ये जो गरीब लोग होते हैं ये बहुत बेकार होते हैं, हमें इनके जैसा कभी नहीं बनना चाहिए। और तभी हमें दिखाते हैं कि क्रिश को 2-4 चमाट पड़ते हैं हमारे टॉम बॉय से और वो उसको उठा रही होती है। फिर उसके बाद हमारे टॉम बॉय का बैक स्टोरी स्टार्ट होता है, जहाँ पे वो अपने गाँव में ऐसे ही काम कर रही होती है और वो वहाँ की एक लौती सबसे पावरफुल लड़की होती है। तो ऐसे ही एक दिन उनके गाँव के सारे अडल्ट लोग बाहर जा रहे होते हैं कुछ काम से, तो वो लोग बोलते हैं कि बच्चों तुम लोग ये एरिया का ध्यान देना। तो मीनवाइल सारे लड़के आके बोलते हैं कि अरे आप टेंशन मत लो, हम लोग ये एरिया का ध्यान देंगे। तो हमारे टॉम बॉय बोलते हैं कि नहीं मैं अकेले इस एरिया का ध्यान दे सकती हूँ। तो ये लड़के बोलते हैं कि अरे तुम तो एक लड़की हो, तुम ये काम नहीं कर सकती हो। तो ऐसे ही टॉम बॉय गुस्सा होकर रात को सो रही होती है और तभी उनके विलेज के ऊपर अटैक होता है चोरों का। तो चोरों को यहाँ पे देख के सारी की सारी लड़कियां भागती है अपनी जान बचाने के लिए। मीनवाइल टॉम बॉय उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी एक चोर टॉम बॉय को पकड़ लेता है और बोलता है कि अब हम तेरे को लेके जाएंगे और बेच देंगे। तभी ये चश्मिश लड़का टॉम बॉय के बगल में खड़ा होता है और वो वहां से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। वो टॉम बॉय के लिए लड़ता भी नहीं है, तो टॉम बॉय को लगता है कि वो अब खत्म हो चुकी है, उसका कुछ नहीं होने वाला है, उसकी पूरी बॉडी पे जख्म भी लगे हुए रहते हैं। और तभी ही एंट्री होती है चारोलेट की। चारोलेट वहां पे आती है और वो अपने मैजिक से बहुत सारे बंदों को मार के भगाती है। फिर उसके बाद टॉम बॉय चारोलेट को देख के रोने लगती है, बोलती है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचा ली और मेरे टाउन को बचाया। तभी चारोलेट बोलती है कि मैंने तुम्हारे अंदर मैजिक सेंस किया है, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से गाँव से बाहर निकलो और एक मैजिक नाइट बन जाओ, फिर मैं तुम्हें मेरी टीम में ले लूंगी। और फिर इसके बाद सारे लड़के बाहर आते हैं और वो टॉम बॉय से माफी मांगते हैं, लेकिन टॉम बॉय वहाँ पे असली इंसान बनती है और इन सबको माफ कर देती है। और इसी के साथ टॉम बॉय का बैक स्टोरी खत्म होता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा स्पाइकी बॉय और आस्था ये दोनों अपने फाइट में लगे हुए रहते हैं। स्पाइकी बॉय धड़ाधड़ फायरबॉल छोड़ता है और आस्था बहुत सारे फायरबॉल को डिफ्लेक्ट करता रहता है, लेकिन बहुत सारे मिस भी होते हैं उससे। और तभी वहाँ पे क्रिश आता है और वो अपने मैजिक से इनको इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच में स्पाइकी बॉय इसका फायदा उठाता है और वो अपना खतरनाक फायरबॉल छोड़ता है। लेकिन उसी वक्त हमारे जोरो का मैजिक पावर वापस से आ गया होता है, तो वो एक मैजिक सर्कल बनाता है ट्रैप वाला उसके क्रिस्टल के ऊपर ही। और ये ट्रैप के अंदर जैसे ही स्पाइकी बॉय का फायरबॉल जाता है तो वो डबल पावर होके स्पाइकी बॉय के पास ही जाता है और स्पाइकी बॉय इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पास भी सेम एट्रीब्यूट होता है। वो स्पाइकी बॉय के पास आने के पहले डिसअपीयर हो जाता है और स्पाइकी बॉय को फटाक से उसके मुंह पे लगता है। मीनवाइल आस्था लड़ रहा होता है क्रिश से और क्रिश इस बार फुल फोर्स में होता है आस्था पे अटैक करने के लिए। क्रिश अपना हाथ हवा में उठाता है और उसका हाथ एक मैजिक ट्रैप में अटक जाता है। तभी हमारा जोरो बोलते हैं कि मेरे को पता था कि तू वहां पे जाके अटकेगा, इसके लिए मैंने वहां पे मेरा एक मैजिक ट्रैप लगा के रखा था। और इसका फायदा उठा के आस्था फटाक से उड़ी मारता है और क्रिश के सर पे एक बॉन्क वाला अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। और इन सब का फायदा उठा के हमारी टॉम बॉय जमीन में से बाहर निकलती है अपने गोलम के ऊपर और आस्था के क्रिस्टल के ऊपर हमला करने ही वाली होती है। उसका मुक्का टच होता है क्रिस्टल को और उसी वक्त वो रुक जाता है, क्योंकि वो गोलम के अंदर मिमोसा के प्लांट उगने लगते हैं और वो वहीं पे अटक जाता है। और तभी ही मिमोसा पीछे से आती है और वो अपने प्लांट को कंट्रोल करके वो उस गोलम से उसके पेट को फाड़ देती है और उसका क्रिस्टल बाहर दिखने लगता है। तो आस्था इसका फायदा उठाता है और जंप मार के अपने स्वॉर्ड से वो क्रिस्टल को तोड़ देता है और इसी के साथ आस्था की टीम दूसरा फाइट भी जीत जाती है। उसके बाद आस्था जाता है और जोरो के पास हाई फाई मारने के लिए, लेकिन जोरो उसको इग्नोर करके वहां से निकल लेता है। लेकिन इसके बाद जोरो एक एक करके जाता है पूरे के पूरे क्रिश की टीम के पास और सबको बोलता है कि उनने क्या क्या गलती की थी और कैसे कैसे वो लोग अपने आप को सुधार सकते हैं। वो क्रिश को ये सब बताता है, वो हमारी टॉम बॉय को भी बताता है कि उसने क्या गलती की थी और उसको क्या करना चाहिए, वो खुद को सुधार सकती है। और सेम टू सेम वो हमारे स्पाइकी बॉय को भी बताता है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये जोरो है वो एक विलन ना बने, मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया है। मैं जानता हूँ कि इसकी एंट्री ही एज अ विलन हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हमारे साथ रहे। फिर इसके बाद नेक्स्ट फाइट होने वाला होता है हमारे छपरी फिनरल का अगेंस्ट उसका भाई लंगूर। फाइट स्टार्ट होने के पहले हमें दिखाते हैं कि वेनिसा मस्त हमारे छपरी फिनरल का बाल बना रही होती है। तो ये देख के स्पाइकी बॉय बोलता है कि प्लीज तुम मेरा भी बाल बनाओ, लेकिन तभी ही लक स्पाइकी बॉय के ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक को बीच से आस्था रोकने के लिए आता है, लेकिन इन दोनों का अटैक आस्था को लग जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारी चामी मस्त ये मोटू स्नोलैक्स के डबल चिन के साथ खेल रही होती है और उसको बोल रही होती है कि तुमने जो खाना खाया थोड़ा मुझे भी तो दो यार। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि लंगूर की टीम एक साथ बैठ के स्ट्रेटेजी बना रही होती है। तो ये देख के फिनरल थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन वेनिसा उसको आके थोड़ा मोटिवेशन देती है, बोलती है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, तुम टेंशन मत लो। उसके ठीक बाद हमारे सारे के सारे ब्लैक बुल्स फिनरल को मोटिवेशन देते हैं, लेकिन चामी तो ये मोटू के गाल को लेके ही बैठी हुई रहती है, वो उससे खाना मांगती रहती है। चामी डेफिनेटली मेरी फेवरेट कैरेक्टर है यार। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यामी भाई तो आराम से बाथरूम में बैठ के अपना 2-2 नंबर का काम कर रहा होता है। तो फाइट स्टार्ट होने के पहले लंगूर जाता है फिनरल के पास और उसको बोलता है कि ओए बड़े भाई मैं तुझे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। तब फिनरल बोलता है कि देखते हैं कौन किसको डिस्ट्रॉय करेगा। फिर जैसे ही उनका मैच स्टार्ट होता है तो फिर फिनरल बोलता है कि प्लीज तुम दोनों मुझे संभालने दो लंगूर को, तुम लोग बाकी 2 लोग को संभालो। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और तभी इनकी मैच स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा मोटू अपना ग्लास मैजिक यूज करता है और वो फटाफट से एनिमी टीम के क्रिस्टल का लोकेशन ढूंढ रहा होता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि लंगूर बैठा होता है बुआ के गाड़ी के ऊपर और दौड़ के आ रहा होता है फिनरल के क्रिस्टल के पास। और तभी हमें लंगूर का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ
पे हमें ये दिखाते हैं कि बचपन से ही लंगूर हर चीज में अच्छा रहता है फिनरल से, और उसका मैजिक पावर बहुत अच्छा होता है, उसके पढ़ने की एबिलिटी अच्छी होती है, वो हर एक चीज में फिनरल से आगे रहता है। तो उसके पेरेंट्स हमेशा लंगूर की तारीफ करते हैं। लेकिन जो लंगूर की मॉम होती है वो फिनरल की मॉम नहीं होती है। फिनरल की मॉम अलग होती है, लेकिन उन दोनों के डैड सेम ही होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि लंगूर और फिनरल दोनों ही एक दूसरे के सौतेले भाई हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन के बाद इनके फैमिली में एक सुंदर लड़की आती है, जिसको बोला गया रहता है कि ये बहुत ही बड़े किंग की बेटी है और ये तुम्हारे फैमिली के हेड से शादी करेगी। तो इसको देख के फिनरल तो इसके प्यार में पागल हो जाता है, लेकिन लंगूर बोलता है कि ये लड़की इतनी खूबसूरत नहीं है। उसके बाद लंगूर की मॉम उससे बोलती है कि बेटा अगले हेड तो तुम बनने वाले हो हमारे फैमिली, क्योंकि तुम ही काबिल हो, तो तुम उस लड़की से शादी कर लेना। तो वो बोलता है ठीक है मॉम। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि लंगूर देखता है फिनरल को उस लड़की के साथ बात करते हुए, जहाँ पे वो लड़की फिनरल को बोलती है कि फिनरल तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं खुश हूँ कि मेरी शादी तुमसे होगी। लेकिन तभी फिनरल बोलता है कि नहीं, तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हो पाई क्योंकि मैं तो हेड नहीं बन पाऊंगा। मुझसे ज्यादा काबिल मेरा छोटा भाई लंगूर है और तुम शायद लंगूर से ही शादी करोगे। तो ये सुन के वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम ज्यादा काबिल हो लंगूर से और तुम ही इस फैमिली के हेड बनोगे। तो ये सुनने का लंगूर का दिमाग फटने लगता है और वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि लड़की मुझे नहीं चूज कर रही और मेरे बड़े भाई को चूज कर रही है। और तभी ही इनका बैक स्टोरी खत्म होता है और लंगूर पहुंच जाता है फिनरल के क्रिस्टल के पास। और लंगूर अपना स्पेशल मैजिक फिनरल के पीछे यूज करता है, लेकिन फिनरल उस मैजिक को खुद के स्पेशल मैजिक से डिफ्लेक्ट करता है और बोलता है मैंने इस चीज का प्रैक्टिस पहले ही कर लिया था कॉब के साथ। कॉब ने मुझे बताया था कि जो स्पेशल मैजिक होता है वो एक दूसरे के साथ डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो लंगूर ये मत सोच कि तेरे पास अपर हैंड है मेरे अगेंस्ट। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारे मोटू ने अपने मैजिक के साथ एनिमी का क्रिस्टल ढूंढ लिया होता है। तो फिर फिनरल फटाक से एक पोर्टल खोलता है और उसमें वो मोटू को और तो और हमारे लायन बॉय को भेज देता है एनिमी के क्रिस्टल के पास। तो ये देख के बूहा बोलता है कि अरे अरे अब तो हमें प्रॉब्लम हो रहा होगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि मोटू और तो और लायन बॉय दोनों ही वो जगह पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे वो लड़की बैठी हुई होती है। तो वो लोग वो लड़की के ऊपर हमला करने वाले होते हैं कि वो लड़की तभी अपना मैजिक यूज करती है, जिसमें ये पावर होता है कि वो किसी को भी सुला सकती है। तो ये मैजिक से मोटू तो एक झटके में सो जाता है, लेकिन हमारा लायन बॉय अपना फायर मैजिक यूज करता है और खुद के बॉडी के आसपास एक माना स्किन बनाता है। उसके बाद वो एक फायर का अटैक करता है और ये अटैक एनिमी के क्रिस्टल को हल्का सा काट देता है। तो वो बोलती है अरे ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाते हैं कि दूसरे साइड पे फिनरल और तो और लंगूर अपने स्पेशल मैजिक से लड़ रहे होते हैं, जो देख के हमारे महोदय बहुत खुश हो जाते हैं। तभी फिनरल अपना एक नया मैजिक यूज करता है जो एकदम स्लो सा मैजिकल ऑर्ब होता है। ये देख के बूहा बोलता है कि अरे ये स्लो मैजिक क्या ही करेगा मेरा। लेकिन तभी ये स्लो मैजिक जाता है और बूहा को कैप्चर कर लेता है और उसको टेलीपोर्ट करता है किसी और जगह पे। तो सब लोग बोलते हैं अरे ये बूहा गया कहाँ पे। और तभी ही हमें मालूम पड़ता है कि बूहा असल में पहुंच जाता है यामी के पास, जहाँ पे यामी अपना 2 नंबर वाला काम कर रहा होता है और बूहा उसको वो काम करते हुए देख लेता है। और ये देखने के बाद फिनरल लंगूर को बोलता है कि ओए लंगूर तू गिव अप कर दे, मैं तुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। तो ये सुनने का लंगूर एकदम गुस्से में आता है और उसके आसपास हर एक ऑरा चेंज हो जाता है। आसमान में काले बादल आ जाते हैं और लंगूर का माना भी चेंज होता है। तो ये माना सेंस करके आस्था बोलते हैं अरे ये माना तो एकदम वैसा ही है, ऐसे कैसे हो रहा है, ये बंदे के पास वो वाला माना कैसे आया। और लंगूर के आसपास पर्पल कलर के ऑब्स उड़ने लगते हैं। तभी आस्था बोलता है कि इसका माना एग्जैक्टली फाना और तो और हमारे पोलियो वाले लायन के जैसा लग रहा है, जो कि आई ऑफ द मिडनाइट सन के पास था। तो ये वाला माना लंगूर के पास कैसे आया। तो क्या इसका ये मतलब है कि लंगूर असल में एक ट्रेटर है। फिर इसके बाद लंगूर अपना पूरा डार्क अटैक करता है फिनरल के ऊपर और फिनरल भी अपने वाले अटैक से हमला करता है। दोनों के अटैक क्लैश होते हैं और बहुत बड़ा सा धुआं उठता है। इसके बाद क्या होता है वो देख के मेरा दिमाग फट गया। ये वाला अटैक फिनरल के पूरे बॉडी में बहुत सारे छेद कर देता है और उनका क्रिस्टल भी डिस्ट्रॉय हो गया होता है। लेकिन इस वक्त फिनरल एकदम क्रिटिकल कंडीशन में होता है, उसके बॉडी में इतने सारे छेद हो गए होते हैं कि मुझे लग रहा है कि फिनरल शायद खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें लंगूर के लोग वापस से एक बैक स्टोरी दिखाते हैं। बचपन में लंगूर छोटा रहता है और पढ़ रहा होता है, लेकिन फिनरल उसके पास चाहता है और बोलता है ओए मेरे छोटे भाई चल हम बाहर जाके खेलते हैं। तो फिर लंगूर बोलता है कि तुम्हें हमेशा खेलने की पड़ी रहती है, तुम कभी भी किसी चीज को लेकर सीरियस नहीं होते हो, तुम एक अच्छे हेड नहीं बन सकते हो। ऐसा बोल के लंगूर का फ्लैशबैक खत्म होता है और वो फिनरल के हारे हुए बॉडी के पास जाके खड़ा होता है। तभी हमारा रेफरी बोलता है कि जी टीम जीत चुका है, अब ये मैच बंद होना चाहिए। लेकिन लंगूर नहीं रुकता है, वो फिनरल के पास खड़ा होता है, अपना हाथ ऊपर करता है और ये वाला एनिमेशन बहुत खतरनाक होता है। ये वाला सीन मेरा अब तक का सबसे फेवरेट सीन है। ये वाले एनिमे में लंगूर अपना अटैक करने वाला होता है फिनरल के ऊपर और वो बोलता है कि अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा और मेरा बदला ले लूंगा। ऐसा बोल के वो बस अटैक छोड़ने ही वाला होता है फिनरल के ऊपर। तभी ही मुझे इतना अच्छा लगा ये सीन देख के ना, क्योंकि उसी वक्त यहाँ पे आ जाते हैं आस्था, मैग्ना और तो और लक। ये तीनों अपने मोस्ट पावरफुल अटैक के स्टांस में रेडी रहते हैं लंगूर के गले पे अटैक करके उसे खत्म करने के लिए। ये लोग बोलते हैं कि अगर तूने एक मसल भी हिलाया तो बेटे देखो मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये सीन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मेरा फेवरेट सीन है अब तक का, मैं वापस से बोल रहा हूँ। और इसके साथ साथ हमारे ब्लैक बुल्स के सारे मेंबर्स खुन्नस में खड़े रहते हैं अपना ग्रिमरोर ऑन करके अटैक करने के लिए लंगूर के ऊपर। मतलब अगर लंगूर ने एक मसल भी और हिलाया होता तो उसके ऊपर पूरी की पूरी ब्लैक बुल्स की आर्मी ने अटैक किया होता। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और पहली बार हमारे जोकर बॉय ने कुछ बोला है और वो बोलता है कि तुमने मेरा सही में दिमाग खराब कर दिया है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे
हमारे लायन बॉय ने भी एनिमी टीम का क्रिस्टल डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, लेकिन वो सिर्फ 1 मिलीसेकंड लेट होता है हमारे लंगूर से। लंगूर ने फिनरल का क्रिस्टल 1 मिलीसेकंड पहले डिस्ट्रॉय किया होता है। फिर हमें अगले सीन में मालूम पड़ता है कि आस्था, मैग्ना और लक ये तीनों 1 सेकंड के अंदर कैसे पहुंच गए लंगूर के पास। असल में क्या होता है, जैसे ही ये लोग सेंस करते कि लंगूर एकदम खतरनाक अटैक करने वाला है फिनरल के ऊपर, चामी फटाक से अपने एक शीप को समन करती है और उसके ऊपर सारे के सारे ब्लैक होल्स के बंदे जंप मारते हैं और उड़ के जाते हैं लंगूर के पास अटैक करने के लिए। इसमें से हमारे 4 लोग फटाक से उड़ते हैं, जो होते हैं आस्था, मैग्ना और लक। ये लोग एकदम दूर तक उड़ते हैं। मीनवाइल बाकी सब लोग हाफ एरिया में उड़ के जमीन पे आके बैठ जाते हैं अटैक करने के लिए, और सिर्फ चामी उनके पोडियम पे खड़ी होती है। और नोवेल भी इनके साथ ही साथ उड़ती है, लेकिन वो थोड़ा पीछे होती है क्योंकि वो पीछे से आके चेक कर रही होती है कि फिनरल की बॉडी किस हालत में है। उसी वक्त यहाँ पे महोदय और उनकी पूरी टीम भी आ जाती है। वो लोग बोलते हैं कि ये मैच जब खत्म हो गया उसके बाद भी तुम लंगूर अपने भाई के ऊपर हमला क्यों कर रहे थे? हमने कहा था कि तुम्हें जब मैच खत्म हो जाए वैसे ही रुक जाना है, किसी को भी मारना अलाउड नहीं है। और तभी यहाँ पे डॉक्टर आते हैं और वो तुरंत रिकवरी मैजिक डालते हैं फिनरल के ऊपर, लेकिन वो बोलते हैं कि फिनरल की हालत बहुत खराब है और मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे बचा पाऊंगा। हमें इसे अभी कुछ नहीं कह सकता कि इसके साथ क्या होने वाला है। इसकी बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन्स बहुत पूरी तरीके से डैमेज्ड है। और तभी ही लंगूर महोदय को बोलता है कि महोदय, ये जो फिनरल है ये एक यूजलेस बंदा है, इसके मरने से या जीने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतने यूजलेस बंदे को आप लोगों ने मैजिक नाइट बनाया भी कैसे? और ये सुनने के बाद आस्था गुस्से में आता है। वो बोलता है कि अबे तू ये सब बोलना बंद कर। और तभी ही लंगूर बोलता है कि अरे मैं क्या बोलता हूँ, वैसे भी सेमीफाइनल में तू और मैं तो लड़ने वाले हैं ही, तो तुरंत फाइट स्टार्ट करते ना हमारा। ऐसा बोल के लंगूर वापस से अपने अटैक को रेडी करता है हमला करने के लिए, और आस्था भी रेडी होता है लंगूर के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी ही लंगूर अपना एक स्पेशल मैजिक मारता है आस्था के ऊपर। आस्था उस अटैक को काट देता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जंप करते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन हमारे महोदय अपना टाइम बाइंडिंग मैजिक यूज करते हैं और इन दोनों को रोक देते हैं और बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग को लड़ना है एक दूसरे से, तो अगला मैच तुम्हारा ही होने वाला है। मैं डायरेक्टली सेमीफाइनल स्टार्ट करने वाला हूँ तुम दोनों के बीच में, बस मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि हम यहाँ से फिनरल को लेके जा सके और इस पूरे एरिया को ठीक कर सके तुम्हारे फाइट के लिए। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यामी ने बुहा को पकड़ के रखा होता है और उसको बहुत मारा होता है। तभी यहाँ पे महोदय का असिस्टेंट आता है और वो बुहा को वहां से पकड़ के गायब हो जाता है, क्योंकि बुहा असल में लंगूर की टीम का बंदा होता है। तो उसको महोदय ने बोला होता है कि तुम्हें हर टीम के सारे बंदे को लेके आना है यहाँ पे। तो हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि यहाँ पे हमारा जोरो, मिमोसा, हमारी ये सोने वाली लड़की और बुहा, ये चारों यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और तभी महोदय बोलते हैं कि अभी तुम्हारा सेमीफाइनल वाला फाइट स्टार्ट होने वाला है। महोदय बोलते हैं कि इस फाइट में तुम लोग को जो करना है करो, लेकिन एक दूसरे को मारना नहीं है। ऐसा बोल के वो उनकी फाइट स्टार्ट कर देते हैं। फाइट स्टार्ट होते ही आस्था जोरो को और मिमोसा को बोलता है कि प्लीज तुम दोनों मुझे सपोर्ट करो, मुझे इस बंदे को हराना है और उसको बहुत बुरी तरह से मारना है मुझे, क्योंकि मुझे इस बंदे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो हमारा जोरो बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुझे किसको मारना है या नहीं मारना है, लेकिन हाँ इस बंदे से मेरी भी दुश्मनी है, तो आस्था मैं तेरी हेल्प करूंगा, तू टेंशन मत ले। मीनवेल हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट स्टार्ट होने के पहले महोदय और मशरूम बॉय ये दोनों साथ में बैठे हुए रहते हैं। और महोदय मशरूम हेड को बोलते हैं कि देखो मशरूम हेड, मुझे पता है कि हमारे मैजिक नाइट्स में भी कोई ना कोई एक बंदा है जो कि असल में ट्रेटर है, लेकिन वो असली ट्रेटर नहीं है। उसे कोई तो भी एक माइंड कंट्रोल करने वाले स्पेल से कंट्रोल कर रहा है और उससे सारे के सारे गलत काम करा रहा है, और वो बंदा कौन है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन यही जानने के लिए मैं ये टूर्नामेंट होल्ड करने वाला हूँ। और तुम टेंशन मत लो, मुझे इस टूर्नामेंट मालूम पड़ जाए कि वो बंदा कौन है। और अभी तो हमें मालूम पड़ चुका है कि वो बंदा कोई और नहीं लंगूर ही है, जो कि हमारा अनकॉन्शियस ट्रेटर है। फाइट स्टार्ट होते ही लंगूर फटाक से अपने मैजिक को बाहर निकालता है और अटैक करने के लिए भागता है आस्था के ऊपर। वो बोलता है कि ये बंदा बहुत खतरनाक है और मुझे इसे तोड़ना है, और आस्था भी निकलता है लंगूर के ऊपर अटैक करने के लिए। आस्था अपने स्वॉर्ड से लंगूर के सारे अटैक को काट रहा होता है, लेकिन उसमें से कुछ अटैक फिर भी आस्था को लगते हैं। तो तभी मिमोसा वहां पे आती है और वो हीलिंग मैजिक यूज करती है आस्था के ऊपर। लंगूर धड़ाधड़ अटैक कर रहा होता है आस्था पे और आस्था उन सबको ब्लॉक करता रहता है और मिमोसा उसको हील करती रहती है। तभी आस्था बोलता है कि लंगूर तू एक मैजिक नाइट नहीं है, तूने हमेशा लोगों को अबैंडन किया है। जब वहां पे फाइट हो रही थी वो गांव में, तभी तूने बोला था कि ये लोग तो एक वर्दी सैक्रिफाइस है, ऐसा बोल के तू उनको अबैंडन करने वाला था, लेकिन फिनरल ने ऐसा कभी नहीं किया है, वो हमेशा एक ट्रू मैजिक नाइट रहा है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि बेनिसा बैठी होती है फिनरल के पास और बोल रही होती है फिनरल प्लीज तुम उठ जाओ, और वो डॉक्टर भी फिनरल का ध्यान दे रहा होता है। और यहाँ पे आस्था और हमारे लंगूर की फाइट बहुत खतरनाक चल रही होती है। तभी आस्था बोलता है कि मुझे अगर इसको हराना है तो मुझे कैसे भी करके मेरा डेविल फॉर्म को एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं उसको सिर्फ दिन में 2 बार एक्टिवेट कर सकता हूँ। मैंने एक बार उसको पहले एक्टिवेट कर दिया है और मैं उसको दूसरी बार बचा रहा था यूनो के अगेंस्ट एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसको यहाँ पे एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इस फॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए आस्था को 2 मिनट के लिए शांति से एक जगह खड़े होना पड़ेगा और अपने की को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तभी आस्था बुलाता है जोरो को और बोलता है जोरो मुझे कवर दो, और तभी जोरो आता है आस्था के सामने और अपना ट्रैप मैजिक यूज करता है। फिर हमें जोरो का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे जो जोरो के फादर होते हैं उन्हें मैजिक नाइट से बहुत लगाव होता है और वही हमेशा जोरो के ऊपर प्रैंक करते रहते हैं, जो उसको पाद मारने वाला कीड़ा पकड़ा देते हैं, उसको गड्ढे में गिराते हैं। ये सब उसके फादर नहीं किया होता है। उसके फादर भी एक पेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ उसके फादर ने उसको
एक डॉल दिया होता है जो कि जोरो के करंट अपीयरेंस के जैसा दिखता है। बोलते हैं कि ये एक हीरो है जोरो, तुम्हें इसके जैसा बनना है। उसके बाद ऐसे ही उसके फादर सिलेक्ट हो गए होते हैं पर्पल गैंग में एज अ मैजिक नाइट, और वो हमेशा बाहर जाते हैं और अच्छे से अपना काम करके आते रहते हैं, और वो बहुत खुश रहते हैं कि वो एक मैजिक नाइट बन चुके हैं, और ये बात से जोरो भी बहुत खुश रहता है। लेकिन एक दिन जोरो के डैड की डेथ हो जाती है और जोरो उनके टूम्बस्टोन के पास बैठा होता है और एकदम उदास रहता है, और जब वो वहां से जा रहा होता है तो वो देखता है कि पर्पल गैंग के 2 और बंदे उसके फादर के टूम्बस्टोन के पास आए होते हैं। तो जोरो बोलता है चलो मैं देखूं यहाँ पे क्या हो रहा है। वो दोनों बंदे वहां पे आके जोरो के डैड के टूम्बस्टोन पे लात मारते हैं और बोलते हैं कि अबे पेजेंट, तूने कैसे ज्वाइन कर लिया ये वाला क्लैन? हाँ, तुझे क्या लगा कि हम लोग तुझे आराम से यहाँ पे रहने देंगे? हमें तू पेजेंट्स नहीं पसंद है, इसीलिए हम में से एक बंदे ने तुझे मार दिया था। तभी जोरो के दिमाग में आता है कि एक बार उसके फादर ने उसको बोला होता है कि जब वो बैटल फील्ड पे थे तब उनको एक बहुत अच्छा बंदा मिला था जो कि टाइम मैजिक यूज कर सकता था, और वो बंदा विज़र्ड किंग बन सकता है, ऐसे जोरो के डैड ने उससे कहा रहता है। और ये सब सुनने के बाद जोरो एकदम खुन्नस में आता है कि ये दोनों बंदे मेरे डैड के ग्रेव के ऊपर लात मार रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं इन मैजिक नाइट्स को नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसके बाद ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और जोरो अपने करंट रेड डीमन वाले फॉर्म में आ जाता है, और वो ऐसे ही जाता है एक बार में और वहां जाके वो इन दोनों मैजिक नाइट को तोड़ता है। उसके बाद वो ऐसे ही रास्ते पे चलता रहता है, तभी उसको दिखता है कि एक बूढ़ी औरत हमारे असली जेरोक्स बॉय से भीख मांग रही होती है, बोल रही होती है कि प्लीज तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को मुझे वापस देते दो। लेकिन जेरोक्स बॉय बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। और तभी यहाँ पे जोरो पहुंचता है। जोरो असल में इस असली जेरोक्स बॉय को मारता है क्योंकि उसको इस बुढ़ी को बचाना होता है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जोरो जो है वो एक विलन नहीं है, वो एक हीरो है। और ये बात देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि जोरो एक हीरो है। फिर जैसे ही जोरो अपना मैजिक सर्कल ऑन करके खड़ा हो जाता है लंगूर के सामने, लंगूर उसके ऊपर उसके पर्पल वाले ऑब्स फेंकता है, लेकिन इसमें से कुछ मैजिकल अटैक्स जोरो के मैजिकल ट्रैप को बाईपास करके उसको लग जाते हैं। लेकिन इस वक्त जोरो अपना ट्रम्प कार्ड खोलता है। असल में जोरो ने अपने खुद के बॉडी के ऊपर एक मैजिकल ट्रैप बना के रखा होता है, और ये देख के हमारे महोदय भी शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे जोरो ने इतना रिस्की मूव किया है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में ये मूव जोरो ने पहले असली जेरोक्स बॉय के ऊपर भी किया था। तब जोरो बोलता है कि मैं हमेशा अपने ऊपर एक मैजिकल सर्कल लगा के रखता हूँ ताकि मैं सेफ रहूं तुम्हारे जैसे अटैक से। और फिर जोरो बोलता है कि मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे को तेरे जैसे मैजिक नाइट्स पे बहुत गुस्सा आता है। ऐसा बोल के वो लंगूर के मैजिकल अटैक्स डबल पावर से उसी के ऊपर छोड़ता है, लेकिन लंगूर वापस से नए मैजिकल अटैक्स बनाता है और उन दोनों को कोलाइड करके रोक देता है। और ये देख के सब लोग बोलते हैं कि लंगूर के पास अभी भी इतनी पावर है कि उसने इस अटैक को रोक दिया। फिर लंगूर बोलता है कि देखो मैं कितना स्पेशल हूँ, मैं तुम सबसे बेस्ट मैजिकल नाइट हूँ। ऐसा बोल के लंगूर और पावरफुल अटैक्स छोड़ता है जोरो के ऊपर, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया होता है क्योंकि आस्था का डीमन मोड एक्टिवेट हो गया होता है। तो आस्था आता है अपने डीमन मोड में और वो अपने अटैक से धड़ाधड़ लंगूर के सारे ब्लैक ऑब्स को डिस्ट्रॉय करता रहता है। उसके बाद लंगूर बोलता है कि तुम जैसे पेजेंट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिनरल भले ही मेरा भाई था लेकिन मेरे लिए वो एक पेजेंट ही है, वो भी बिना काम वाला बंदा था, हमेशा यूजलेस रहता था, और तू भी उसके जैसा ही है। तेरे पास न कोई मैजिक अटैक है न कुछ है, तुम जैसे गरीब लोगों को मुझसे दूर रहना चाहिए। मैं हूँ एक असली स्पेशल मैजिकल नाइट। ऐसा बोल के लंगूर थोड़े बहुत फ्लैशबैक देखता है जहाँ पे वो फिनरल की बेइज्जती करता है, आस्था की बेइज्जती करता है और बोलता है कि तुम लोग हमेशा साथ में ही थे। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी तुम और फिनरल साथ में थे और तभी से मैं तुझसे नफरत करने लगा था और अब मैं तुझे खत्म करूंगा। ऐसा बोल के लंगूर अपने खतरनाक वाले पर्पल मैजिकल ऑब्स आस्था के ऊपर छोड़ता है। लेकिन इस वक्त तो हमारा आस्था डीमन मोड में रहता है, तो वो फटाक से जाता है इन सारे अटैक्स को काट काट के लंगूर के ऊपर अटैक मारता है और अपने स्वॉर्ड से लंगूर को घसीट के लेके जाता है हवा में, और एक सिंगल अटैक में वन पंच मैन की तरह वो लंगूर को भी तोड़ता है और उसके क्रिस्टल को भी 2 बॉल्स में कन्वर्ट कर देता है और तोड़ देता है, क्योंकि आस्था ने यूज किया होता है उसका सबसे पावरफुल मूव ब्लैक मीटियोराइट। और इसी तरह मुझे लग रहा है कि आस्था अब जीत गया है। तो अब फाइनल्स में आस्था की तो जगह पक्की हो गई है, लेकिन उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि कुछ लंगूर के अटैक्स आस्था के आसपास से निकल गए थे और वो जाके आस्था के क्रिस्टल पे लग गए थे, और सेम टाइम पे लंगूर का भी क्रिस्टल टूटता है और आस्था का भी क्रिस्टल टूटता है। तो इस तरह से इनका ये फाइट एक ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि फाइनल्स में न आस्था जाएगा न लंगूर जाएगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आस्था ने लंगूर को तोड़ के उससे अपना बदला ले लिया और फिनरल के लिए एक सही काम किया है। इसके ठीक बाद हमारा जोरो उठता है और वो जाके नॉर्मली लंगूर को भाषण देता है, उसके बाद बुहा को भाषण देता है और तो और हमारी सोने वाली बंदी को भाषण देता है। वो इन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों ने पूरे फाइट में क्या किया, तुम लोग डर के मारे पीछे खड़े हो गए थे। मीनवाइल जब वो लंगूर के पास जाता है तो उसको बोलता है कि तू तो अपने आप को एक रॉयल्टी समझता है ना, इसीलिए तू बाकी लोग को नीचा दिखाता है और यही तेरा डाउनफॉल बना। तेरे पास इतना पावर नहीं है कि तू सब लोग को एक साथ हरा पाए, हम पेजेंट्स में भी बहुत ताकत है। ऐसा बोल के हमारा जोरो आगे बढ़ जाता है। तो ये जो जोरो बंदा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है यार, ये एकदम एक बड़े भाई का काम कर रहा है। और फिर उसके बाद जोरो आस्था और मिमोसा इन दोनों को भी अपना भाषण देता है जो कि इन लोग के अच्छे के लिए होता है। लेकिन सिर्फ वो इन दोनों को भाषण नहीं देता है, वो खुद को ही भाषण देता है। बोलता है कि तू अच्छे मास्क वाले बंदे, तू भी खुद को बहुत शाना समझता था, कभी कभी अपने कंपेनियंस के ऊपर भरोसा किया कर। इसके ठीक बाद आस्था बेहोश होकर गिरने लगता है क्योंकि उसने बहुत डैमेज सफर किया होता है ये सारे अटैक से, और सबके सब मैजिक नाइट्स वहां पे आते हैं आस्था को
पकड़ने के लिए। इस सीन में हमें इतना तो पता चल गया कि सारे के सारे मैजिक नाइट्स जो भी है जिस भी टीम के, वो लोग सब इस वक्त आस्था को सपोर्ट कर रहे थे और सब के सब इस वक्त लंगूर को हेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग को भी लंगूर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा अभी। तो सब लोग चैट में लिख दो बाय बाय लंगूर। फिर इसके बाद हमारा डॉक्टर बोलता है कि डॉक्टर को फिनरल को हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा ताकि वो उसकी अच्छे से देखभाल कर सके। मीनवाइल वेनेसा फिनरल को बताती है कि हम लोग जीत गए हैं और आस्था ने तुम्हारे भाई को हरा दिया। उसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है जो कि होता है व्हाइट लक वर्सेस येलो लक। आपको पता है कि व्हाइट लक कौन है। इनका फाइट स्टार्ट होते ही हमारा लक बोलता है कि अरे मेरे पास एक आइडिया है जो हमें फॉलो करना चाहिए, और ये आइडिया कुछ और नहीं होता है, लक ने भी खुद के लिए एक गन बनाया होता है जो कि हमारे पहले फाइट में होता है जहां पे आस्था के अगेंस्ट एक टीम स्कोप वाली टीम ने पूरा एक बो एंड एरो बना के रखा होता है। लक बोलता है कि हम लोग यहीं से अटैक करेंगे इनके ऊपर, और ये वाला अटैक इतना पावरफुल होगा कि ये बंदा बिल्कुल भी इसको काउंटर नहीं कर पाएगा। हम लोग इतना तेजी से इससे हमला करेंगे। मीनवाइल हमारा व्हाइट लक बहुत ही खतरनाक चीज करता है, वो अपने पेंट ब्रश से समन करता है जूस को, और यहाँ पे लक की टीम छोड़ देती है उनकी लाइटनिंग एरो एकदम गॉड स्पीड से, और लक को लगता है कि ये लोग अभी जीत गए। लेकिन तभी ही जैसे ये लाइटनिंग जूस के पास पहुंचते तो जूस उस लाइटनिंग को पकड़ता है, एक 360 मारता है और घूम के वही अटैक लक के ऊपर मारता है, और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो लक के क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत पसंद आई कि हमारे व्हाइट बॉय ने असल में जूस को ड्रॉ किया है, और जूस असल में लाइटनिंग का गॉड है। तो ये वाला रेफरेंस बहुत सही था कि लक ने इसके ऊपर लाइटनिंग वाला अटैक किया, जूस ने वो अटैक को पकड़ा और वापस से वही लाइटनिंग वाला अटैक घूम के उनके ऊपर मार दिया, और ये फाइट लिटरली 1 सेकंड के अंदर खत्म हो गई। फिर उसके बाद मिमोसा हमको बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि आस्था पूरी तरह से थक चुका है और उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तो वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद फाइनल फाइट स्टार्ट होता है क्वार्टर फाइनल्स का, यूनो की टीम वर्सेस एक टेम्परेरी टीम। तो हमें ये तो कंफर्म पता है कि टेम्परेरी टीम हारने ही वाली है क्योंकि इसमें से कोई भी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैच स्टार्ट होते ही यूनो एकदम गुस्से में रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो आस्था के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि आस्था लिटरली इस वक्त बहुत बुरे हालत में है। तो जैसे ही मैच स्टार्ट होता है वैसे ही यूनो उड़ना स्टार्ट करता है एकदम गुस्से में और एनिमी के पास जाता है। तो एनिमी के तीनों बंदे एक साथ अपने मैजिक अटैक को यूज करते हैं यूनो के ऊपर, लेकिन यूनो यूज करता है टावरिंग टॉर्नेडो और वो भी फुल फोर्स से, और वो सिंगल अटैक में इन तीनों के अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर देता है और तो और उनके क्रिस्टल को भी तोड़ देता है। और यूनो के इस फाइट को देख के हमारी चामी तो उसके ऊपर वापस से फिदा हो जाती है। उसके बाद हमारे महोदय बोलते हैं कि चलो ये राउंड भी खत्म हो गया, अब नेक्स्ट होगा सेमीफाइनल्स का सेकंड राउंड। लेकिन सेमीफाइनल्स के फर्स्ट राउंड में दोनों ही टीम ड्रॉ हो गई थी इसीलिए, और वो दोनों के दोनों टीम के मेंबर्स इस वक्त घायल है। तो हम लोग डायरेक्टली सेमीफाइनल का जो सेकंड राउंड है उसको लिटरली फाइनल राउंड कंसिडर करेंगे, और जो टीम ये राउंड जीत जाएगी वो टीम इस टूर्नामेंट की विनर रहेगी। तो फाइनल मैच होने वाला है व्हाइट लक वर्सेस यूनो की टीम में। मैच स्टार्ट होने के पहले हमारा व्हाइट लक आराम से चाय पी रहा होता है क्योंकि वाटर ने उसको चाय दिया होता है। मीनवाइल जो व्हाइट लक के बाकी के दो टीम मेंबर्स होते हैं वो लोग बाकी लोग से सुनते हैं कि सब लोग यही बोलते हैं कि उनकी टीम सिर्फ व्हाइट लक के वजह से जीत रही है। यहाँ तक कि किंग भी बोलता है कि अरे इसके बाकी के जो टीममेट्स हैं उनको तो मैंने पूरे मैच में कभी देखा ही नहीं। तो वो दोनों सोचते हैं कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम लोग तो सिलेक्ट ही नहीं होंगे, तो हमें कुछ न कुछ करके इस फाइट में तो हमारी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। मीनवाइल यूनो भी एकदम खुन्नस में रहता है और वो बोलता है ओए बेल अभी इस फाइट में हम लोग हमारी पूरी ताकत यूज करेंगे, और ये सुन के सब लोग डर जाते हैं। वो लोग बोलते हैं ये बंदा अब तक अपनी पूरी ताकत यूज ही नहीं कर रहा था और इसने ऐसे ही इन लोगों को हरा दिया, ये बंदा तो बहुत ही ओवर पावर्ड है। फिर इसके बाद वाटर और हमारी फेरी दोनों ही एक दूसरे झगड़ा करते हैं, बोलते हैं कि यूनो जीतेगा और ये बंदा बोलता है कि नहीं व्हाइट लक जीतेगा। मीनवाइल हमारा मशरूम बॉय भी एकदम जोश में रहता है और बोलता है कि हम लोग जीतने ही वाले हैं। फिर इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि आस्था की आंखें खुल जाती है और उसके बगल में रहते हैं मिमोसा, चामी और तो और हमारा स्पाइकी बॉय। आस्था इनसे पूछता है कि हमारे मैच का क्या हुआ, तो उसको सब कुछ मालूम पड़ता है कि उनका मैच एक ड्रॉ में खत्म हो गया। फिर वो बोलता है कि फिनरल कहाँ पे है, तो मिमोसा उसको बताती है कि फिनरल इस वक्त हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है, वो कब उठेगा वो हमें नहीं पता है, वो उठ भी पाएगा कि नहीं वो भी नहीं पता है हमें। मीनवाइल यहाँ पे फाइनल फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है और जैसे ये फाइट स्टार्ट होती है यूनो फटाक से उड़ के जाता है और बोलता है कि व्हाइट लक को मैं संभालूंगा, तुम लोग सिर्फ क्रिस्टल का ध्यान दो। और ये उड़ के व्हाइट लक के पास जाता है और व्हाइट लक वापस से जूस को समन करता है और जूस एक खतरनाक अटैक मारता है यूनो के ऊपर, लेकिन यूनो उस अटैक को आराम से रोक देता है। ये देख के बूहा बोलता है कि अरे बाप रे ये दोनों तो एकदम गॉड के लेवल पे है और मेरे तो इनके बराबर हूं ही नहीं, अच्छा है कि हम लोग फाइनल्स में नहीं आए वरना यूनो तो हमको डिस्ट्रॉय कर देता। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि व्हाइट बॉय की टीम के बाकी के दो लोग निकलते हैं नोवेल और तो और हमारे मशरूम बॉय पे अटैक करने के लिए। एक बंदा यूज करता है आइस मैजिक और एक बंदा यूज करता है रॉक मैजिक, और इन दोनों को रोकने के लिए हमारा मशरूम बॉय एक बड़े से मशरूम को समन करता है और तो और नोवेल यूज करती है उसका वाटर मैजिक, और ये लोग उन्हें आराम से रोक भी देते हैं। और हमारा व्हाइट लक उससे क्रिस्टल को लेके भाग रहा होता है यूनो से बचते बचते, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करते रहते हैं। व्हाइट लक हर अटैक को रोकता रहता है जो भी यूनो ने उसके ऊपर किया होता है। वो बड़े से पत्थर को समन करता है और वो पत्थर एक चेस बोर्ड में टूट जाता है, ये सीन बहुत सही था। और उसके बाद व्हाइट लक उसी चेस बोर्ड के पीसेस को यूज करता है यूनो के ऊपर और उनको फायर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यूनो यूज करता है विंड मैजिक स्विफ्ट व्हाइट बो और उससे वो लक के चीजों को तोड़ देता है। ये पूरे फाइट सीक्वेंस का एनिमेशन बहुत ही अमेजिंग होता है, आप लोग को ये देखना चाहिए। ये लोग हवा में फाइट करते हैं, पानी
को समन करते हैं, बर्फ बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं इस पूरे फाइट सीक्वेंस में। और इससे हमें ये तो मालूम पड़ेगा कि जो हमारा व्हाइट लक है वो बहुत ही ओवरपावर्ड है और वो डिजर्व करता है कैप्टन का स्टेटस। वो लिटरली एक बर्फ के पिलर को समन करता है और उसके ऊपर आग लगा देता है और यूनो इन सबको आराम से डॉज करता रहता है। उसके ऊपर लिटरली एक स्क्रैच भी नहीं आता है। लेकिन फिर व्हाइट लक समन करता है दो हाथों को, एक होता है ब्लू वाला हाथ और एक होता है लाल वाला हाथ, और उन दोनों से वो यूनो को पकड़ लेता है। बहुत इनसेन एनिमेशन होता है ये सीन का भी। लेकिन यूनो इसके हाथ से बच के निकल जाता है। वो इसके हाथ को तोड़ता है और बाहर आता है। उसके बाद यूनो समन करता है एक विंड वाले बर्ड को और हमारा व्हाइट बॉय अपने फायर मैजिक को यूज करके भाग रहा होता है और वो जमीन पे उतरता है और वो रॉक मैजिक यूज करके यूनो के बर्ड को तोड़ देता है। ये पूरे टाइम पे व्हाइट बॉय के पास उसका क्रिस्टल रहता है, ये बात को ध्यान में रखो। इसके बाद यूनो जमीन पे आता है और बोलता है, ओए बेल, अभी हम लोग हमारा मेन मूव यूज करने वाले हैं। मैं इस मूव को बचा के रख रहा था आस्था के अगेंस्ट यूज करने के लिए, लेकिन अब जब मुझे पता है कि मैं आस्था के अगेंस्ट नहीं फाइट करने वाला हूं तो मैं इसको तुम्हारे अगेंस्ट यूज करूंगा व्हाइट लक। और ऐसा बोलता है वो और वो समन करता है बेल का पूरे ताकत को और इस वक्त यूनो लिटरली एक एंजल में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया, जब भी आस्था उसके डीमन फॉर्म में जाता है तो आस्था के राइट साइड पे एक विंग निकलता है और अब जब यूनो उसके एंजल फॉर्म में जा रहा है तो यूनो के लेफ्ट साइड पे एक विंग आ रहा है। इसका ये मतलब है कि आस्था और यूनो ये दोनों एक दूसरे के 100% अपोजिट है। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि शायद ब्लैक क्लोवर के एंडिंग में सबसे लास्ट फाइट आस्था वर्सेस यूनो का होने वाला है, जो कि एकदम इनसेन फाइट होगा और उसमें शायद आस्था डीमन साइड को फॉलो अप कर रहा होगा और यूनो गॉड्स या तो एंजल्स के साइड से फाइट कर रहा होगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरा ये प्रेडिक्शन स्पॉट ऑन रहेगा। और उसके बाद यूनो का ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और वो बोलता है इसका नाम है स्पिरिट एसिमिलेशन, स्पिरिट डाइव। और ये देख के हमारा व्हाइट लक भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि अरे यूनो, अब तुम्हारे ये मैजिक को देख के तो मैं मेरे मास्टरपीस को आखिर समन कर ही सकता हूँ। ऐसा बोल के व्हाइट लक समन करता है एक डीमन को जो उसके पीछे होता है और उसके बाद व्हाइट लक उसका पिक्चर मैजिक यूज करता है और यूनो उसका विंड मैजिक यूज करता है, वो भी स्पिरिट एनहांसमेंट के साथ। और ये दोनों बीम स्ट्रगल करते हैं और ये सीन भी एकदम परफेक्शन के साथ होता है। यहाँ पे इनिशियली इन दोनों का बीम एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन उसके बाद यूनो व्हाइट बॉय के बीम को ओवरपावर करता है और इस फाइट को आस्था देख रहा होता है और उसका दिल टूट रहा होता है। वो बोलता है कि यूनो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मैं यूनो के साथ कैचअप कर ही नहीं पा रहा हूँ। इस बीम स्ट्रगल में जैसे ही हमारा व्हाइट बॉय हारने वाला होता है वो अपनी और पावर अनलीश करता है और उसका बीम यूनो के पास पहुंच जाता है। दोनों यूनो और हमारा व्हाइट बॉय दोनों के पसीने छूट रहे होते हैं। इन लोगों की फाइट बहुत इनसेन चल रही होती है, लेकिन इसी बीच में अचानक से व्हाइट बॉय का क्रिस्टल टूट जाता है और ऐसे ही व्हाइट बॉय हार जाता है। इसका क्रिस्टल अब कैसे टूटा वो हमें कुछ सेकंड में मालूम पड़ेगा और तभी हमारे महोदय बताते हैं कि व्हाइट बॉय का क्रिस्टल कैसे टूटा। व्हाइट बॉय असल में इतना मैजिक पावर एमिट कर रहा था कि उसका क्रिस्टल वो संभाल ही नहीं पाया। व्हाइट बॉय की पीठ से इतनी मैजिकल पावर निकल रही थी और यूनो के जो बीम से इतनी मैजिकल पावर निकल रही थी कि जब उनका क्लैश हुआ तो एक मैजिक बर्स्ट हुआ जिसकी वजह से उसका क्रिस्टल टूट गया। और इसी के साथ यूनो की टीम ये टूर्नामेंट जीत चुकी है और इस सीन में यूनो बहुत ही ज्यादा बैडएस दिखा है। और इसके बाद हमारा मशरूम बॉय और नोवेल दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। नोवेल सबके सामने दिखाती है कि उसे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश रहती है। उसके बाद शाम में महोदय सबके सामने एक स्पीच देते हैं, बोलते हैं कि ये फाइट तो खत्म हो चुका है, ये टूर्नामेंट एंड हो गया है और इसके विनर थे यूनो की टीम। लेकिन भले ही तुम सब हार चुके हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सब लोग यहाँ से बाहर हो गए हो। तुम में से हम 15 से 20 लोग को सिलेक्ट करेंगे एज अ रॉयल नाइट। जो लोग हार गए हैं उनको भी जीतने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने सबको देख लिया है और अब मैं घर जाके सबको इवेल्युएट करूंगा। ये बहुत टफ टास्क होने वाला है, लेकिन मैं इसको करने वाला हूँ क्योंकि रॉयल नाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद हमारा किंग भी कोई बोरिंग सा स्पीच देता है जिसको मैं लिटरली इग्नोर करने वाला हूँ क्योंकि ये किसी भी काम का नहीं है। उसके ठीक बाद यूनो, नोवेल और हमारा चश्मिश बॉय तीनों ही जाते हैं आस्था से मिलने के लिए। वहां पे वो लोग देखते हैं कि मिमोसा आस्था के बगल में बैठी हुई होती है और वो बोलती है कि उसके मैजिक से आस्था के वुंड्स ठीक नहीं हो रहे हैं। तभी यूनो यहाँ पे आस्था को देख के वापस निकलने लगता है। तभी आस्था बोलता है कि ओ यूनो, मैं तुझसे नहीं हारने वाला हूँ, मैं अभी और ज्यादा मेहनत करूंगा और तुझसे आगे बढ़ के रहूंगा। मैं देख लिया कि तू इस वक्त मुझसे आगे है, लेकिन मैं तुझे जरूर हराने वाला हूँ। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा जोरो चल के जा रहा होता है और उसके डैड के फ्लैशबैक के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके पीछे महोदय आते हैं और बोलते हैं, ओए जोरो, मुझे पता है कि तू जेरोक्स बॉय नहीं है और तू पर्पल गैंग को भी बिलोंग नहीं करता है, फिर भी मैंने तुझे यहाँ टूर्नामेंट में आने दिया क्योंकि तू तो असल में पहले से ही एक मैजिकल नाइट है और मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली तू सिलेक्ट हो जाएगा रॉयल नाइट्स के लिए, तो प्लीज तू अपने खुद की टीम में चला जाए एक बार। और जोरो, तूने बहुत अच्छा फाइट किया आज, मैं बहुत इंप्रेस हो गया हूँ तुझसे। और जब मैं तेरे डैड से मिला था तो मैं जानता था कि तेरे डैड बहुत अच्छे मैजिकल नाइट थे। और तभी ही जोरो को चमकता है कि उसके डैड ने उससे एक बार बोला होता है कि वो बैटलफील्ड पे एक बार एक टाइम वाले मेज से मिले थे और वो कोई और नहीं हमारे महोदय ही थे। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था एकदम ढक्कन बन के बैठा हुआ रहता है, वो एकदम जोन आउट हो चुका होता है और सब लोग उसको चेयर अप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि हमारा गाची भी जाता है आस्था के पास और बोलता है कि ओए आस्था, मैं तो तुझे पूरा 3.5 सेकंड के लिए मारी के फोटो पे देखने दूंगा। लेकिन आस्था किसी भी चीज को रिएक्ट नहीं करता है। तब हमारी वेनिसा वहां पे जाती है और आस्था को गले लगा के बोलती है कि आस्था, तू इतना दुखी क्यों हो रहा है, तूने बहुत अच्छा फाइट किया था और तू लिटरली एकदम टॉप पे था, है ना। वो आस्था के मुंह को पकड़ती है और उसको स्माइल करने के लिए कोशिश करती रहती है, लेकिन आस्था यहाँ भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। सब लोग ट्राई करते रहते हैं लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है आस्था। तो बाकी लोग बोलते हैं कि यार वेनिसा बहुत ट्राई कर रही है आस्था को खुश करने का, हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और तभी हमारा लक जंप मारता है और आस्था को एक मुक्का मार के जमीन पे गिरा देता है। फिर उसके बाद
स्पाइकी बॉय आस्था को बोलता है कि आस्था तू टेंशन मत ले, अभी किसी भी वक्त यहाँ पे वो मैसेंजर आउल आ जाएगा और हमें बताएगा कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ है रॉयल नाइट्स में। तो ये सुन के आस्था बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सिलेक्ट होगा। तभी नोवेल बोलती है कि मैं तो डेफिनेटली सिलेक्ट होने वाली हूँ क्योंकि मैं जीत गई थी। हमारा स्पाइकी बॉय बोलता है हाँ मुझे भी सिलेक्ट हो ही जाना चाहिए और आस्था तुम भी हो जाओगे, कोई टेंशन मत लो। कि लोग यहाँ पे ऐसे डिस्कस करते रहते कि आस्था को कैसे खुश करे। उतने में यहाँ पे यामी आ जाता है जो कि पूरा नागड़ा होता है, बस उसने उसकी लंगोट पहनी हुई होती है। वो बोलता है आस्था को ठीक करने का तरीका मेरे पास है। ऐसा बोल के वो आस्था का सर पकड़ता है और बोलता है चल आस्था हम साथ में नहाएंगे। फिर हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे बॉयज नहा रहे होते हैं इस साइड पे और सारी की सारी गर्ल्स नहा रही होती हैं उस साइड पे। यहाँ पे हमारा स्पाइकी बॉय और तो और लक यूजुअली एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और हमारा गाची भी कोने में बैठ के नहा रहा होता है। और मैंने पहली बार हमारे जोकर बॉय को देखा बगैर उसके टोपी के, बड़ा ही अजीब लग रहा था मुझे। लेकिन आस्था वापस से ढक्कन बन के बैठा हुआ रहता है। मीनवाइल जब गर्ल्स नहा रही होती है तो चामी एक कटोरी में बैठ के यहाँ से वहाँ घूम रही होती है और हमारी नोवेल और तो और वेनिसा मस्त मजे से नहा रहे होते हैं। मीनवाइल ग्रे को बहुत शर्म आती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है उसके मोटे वाले फॉर्म में। फिर इसके बाद यामी सब लोग को उनके पुराने जमाने की एक कहानी बताता है जब वो ग्रे डियर्स में था। ये वही स्क्वाड है जिसका लीडर इस वक्त हमारा व्हाइट लक है और अभी इसका नाम aqua deer हो गया है। इसके पहले इसका नाम था ग्रे डियर और इसका कैप्टन था जूलियस जो कि हमारा करंट विजर्ड किंग है। यहाँ पे एक दिन यामी ऐसे ही पत्थर के पास बैठ के मछली पकड़ रहा होता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है, लेकिन उसे कोई भी मछली नहीं मिल रही होती है। मीनवाइल वो देखता है कि उसके पीछे से कुछ लोग उसके पास आ रहे होते हैं तो वो उनको बोलते हैं अगर तुम मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो ये लोग बोलते हैं नहीं सर हम यहाँ पे आए हैं आपको खाना देने के लिए। तो यामी इनका खाना खाता है और बाद में इनका जो लीडर होता है वो यामी के साथ बैठ के थोड़ी बातें करता है। वो बोलता है कि सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए, हमारे जो विलेज है उसमें बहुत अच्छी हार्वेस्ट हुई है तो इसी वजह से इसके ऊपर बहुत सारे लोग चोर लोग हमला करने की बात कर रहे हैं तो प्लीज आप हमें बचाइए उन सबसे। तो यामी बोलता है कि तुझे क्या लग रहा है कि तू मुझे खाना देगा तो मैं तेरा ये काम कर लूंगा। तो बोलता है कि सर हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, प्लीज आप हमारे ये काम करिए, आप तो ग्रेट डियर के मैजिक नाइट हो प्लीज। तो यामी बोलता है कि मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे चाहिए सोने की जगह। अगर तुमने मुझे खाना और सोने की जगह दे दी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे एरिया को कोई नहीं लूटेगा। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है सर। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रात के समय इनके ऊपर चोर लोगों ने हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है और जो इनका लीडर होता है वो बैठा होता है एक पिग के ऊपर और वो असल में येलो बाल वाला टकलू होता है। ये बंदा बोलता है कि तुम लोग जाओ अंदर और जाके चोरी करना स्टार्ट कर लो, ये लोग बहुत इजी होने वाले। लेकिन यहाँ पे उस वक्त यामी होता है और यामी यहाँ पे आके एक एक करके इन गुंडों को मारना स्टार्ट करता है। यामी ऐसे ही पहले एक बंदे को मारता है, फिर 2 को, फिर 3 को और उसके बाद यामी लगभग 20 लोग को मार के एक ढेरे में बंद कर देता है और बोलता है कि तो 20 से बहुत ज्यादा है, मैं गिन भी नहीं पा रहा हूँ। फिर यामी भाग के जाता है उनके मेन लीडर के पास और वहाँ पे बहुत सारे और बंदे होते हैं। वो लोग यामी के ऊपर फायर मैजिक यूज करते हैं लेकिन यामी उन सबको तोड़ के आगे बढ़ता है। इसके बाद यहाँ पे मल्टीपल चोर वाले मेज आते हैं और वो लोग यूज करते हैं आइस मैजिक, विंड मैजिक और ऐसे बहुत सारे टाइप के मैजिक यूज करते हैं यामी के ऊपर। लेकिन यामी अपने डार्क स्वॉर्ड से इन सबको काटता रहता है और आराम से इनको हराता रहता है। लेकिन फिर एक टाइम पे यामी के पीठ पीछे एक ऐसा अटैक होता है जिसको यामी डॉज नहीं कर पाता। लेकिन तभी अचानक से वहां पे एक पेड़ उग जाता है तो यामी बोलता है ये कैसे हुआ। लेकिन उस वक्त यामी उस पेड़ पे इतना ध्यान नहीं देता है और वो फटाक से एक स्लैश मार के 4-5 गुंडों को बेहोश कर देता है। लेकिन तभी उस पेड़ के पीछे से निकलता है हमारा छपरी बॉय और छपरी बॉय को देख के यामी बोलता है अरे तू कौन है और तूने मुझे क्यों बचाया। छपरी बॉय बोलता है कि मैं जो भी हूँ तुझे बाद में इंट्रोडक्शन दूंगा, पहले हम इन लोग को हराते हैं। तो फिर यामी और छपरी बॉय दोनों ही साथ में मिलकर इन लोग को हराना स्टार्ट करते हैं। छपरी बॉय मल्टीपल टाइम्स यामी के पीछे उसको बचाता है पेड़ बना के और एंड में यामी और छपरी बॉय दोनों मिलके सारे के सारे गुंडों को हरा देते हैं। फिर बारी आती है इनके बॉस की, लेकिन उनका बॉस एक स्पेशल मैजिक यूज करवाता है उसके एक बंदे से और उसमें भाग के निकल लेता है। तभी यामी जाता है और वो इस बंदे को पकड़े बोलते हैं अबे तेरा बॉस कहाँ गया, मुझे बता तू। लेकिन ये बंदा कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद यामी इससे पूछता है कि ओए अजीब से मास्क वाले छपरी बंदे तू कौन है बता मुझे। तो ये बोलता है कि अरे यामी मैं कौन हूँ तुम्हें ये भी नहीं पता, मैं हूँ ग्रे डियर्स का एक और मेंबर तुम्हारे ही तरह और तो और मैं हमेशा रॉयल कैपिटल के अंदर काम कर रहा था इसीलिए हम लोग कभी मिले नहीं। वेल आज नसीब अच्छा था कि हम लोग मिल गए तो तुमसे मिलके अच्छा लगा। फिर उसके बाद अगले दिन यामी गांव वालों को बाय बोल के निकलता है और खाना खाता रहता है। तभी ही छपरी बॉय उसके पीछे आ जाता है तो वो यामी को बोलता है यामी जरा मुझे ये बताओ कि तुम अभी क्या कर रहे हो। तो यामी बोलता है कि मैं कुछ भी करूँ तुझे उससे क्या, अगर तू चाहता है तो तू मेरे साथ आ सकता है। तो छपरी बॉय उसको मना कर देता है। उसके बाद यामी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो आज से तू मेरा राइवल है और हम लोग ये देखेंगे कि हम दोनों में से पहले विजर्ड किंग कौन बनेगा। तो ये सेम स्टोरी है यूनो और आस्था की जो कि यामी और छपरी बॉय के बीच में हुई थी। छपरी बॉय की टीम में यूनो है और यामी की टीम में आस्था है। छपरी बॉय की टीम हमेशा आगे रहती है, आस्था की टीम हमेशा पीछे रहती है। तो ये वाला पैरेलल मुझे बहुत अच्छा लगा। और तब यामी बोलता है कि वो फर्स्ट टाइम जब मैं गोल्डन डॉन के कैप्टन से मिला था और तभी ही हम लोग पहली बार दोस्त बने थे और हम दोनों जूलियस के अंडर काम करते थे, वो भी उसी के टीम में जिसका नाम था ग्रे डियर। फिर उसके बाद यामी बोलता है कुछ समय बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि उसके बाद नया विजर्ड किंग बन गया हमारा कैप्टन जो कि था जूलियस और हम दोनों बन गए थे वाइस कैप्टन। मैं और छपरी बॉय दोनों ही वाइस कैप्टन थे ग्रे डियर्स के। फिर उसके बाद जूलियस इनको बोलता है कि असल में मेरे को तुम लोग से बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है, मैं तुम दोनों को एक सीक्रेट मिशन दे रहा हूँ जो कि मैं सिर्फ तुम दोनों को ही दे सकता हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर मैंने इसको किसी और को बताया तो ये बात लीक हो सकती है। असल में हमारे किंगडम में बहुत ज्यादा ही चोरियां हो रही है और ये जो चोर है ये लोग असल में मैजिकल
आइटम्स चुरा रहे हैं और तो और वो लोग एंशिएंट ट्रेजर भी चुरा रहे हैं और ये चीज बहुत गलत है और इनकी मदद शायद से हमारी टीम में से कोई ना कोई मैजिकल नाइट कर रहा है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये बात लीक हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ तुम दोनों को मिशन देते रहा हूँ। वो लोगों ने इन जगह पे चोरी की है, अब वो लोग नेक्स्ट कहाँ चोरी करेंगे वो हमें नहीं पता है। तो हमारा छपरी बॉय अपना दिमाग लगाता है और वो 2 जगह को पिन पॉइंट करता है, बोलता है कि इन 2 जगह पे होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इनमें से एक जगह पे यामी जाएगा और एक जगह पे मैं जाऊंगा, ऐसा छपरी बॉय बोलता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यामी और तो और छपरी बॉय दोनों ही अपने अपनी जगह पे रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे होते हैं और ये बहुत ही अजीब सा फोन होता है। तो छपरी बॉय यामी से पूछा, यामी अगर कुछ भी अपडेट हो तुम मुझे अपडेट देना। यामी बोलता है कि फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारे साइड बताओ क्या हो रहा है। तो छपरी बॉय बोलता है यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें अपडेट दूंगा। लेकिन फोन कट करने के पहले छपरी बॉय यामी से बोलता है कि यामी अगर हम दोनों में से किसी को भी गुंडे दिख गए तो हमें उन लोग को डायरेक्टली अटैक नहीं करना है, पहले हम दूसरे बंदे को कांटेक्ट करेंगे और उसके आने का वेट करेंगे, उसके बाद ही अटैक करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि गुंडे कौन है और तो और उनका साथ कौन दे रहा है। हम हमारे टीम में से कोई भी अगर मैजिकल नाइट उनका साथ दे रहा है तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा हम एक बंदे को हराने के लिए, तो इसीलिए हम लोग को रुकना पड़ेगा। यामी बोलता है चल चल ठीक है, ऐसा बोल के यामी फोन काट देता है। फिर ऐसे ही रात को यामी सो रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके विलेज के ऊपर गुंडों ने हमला कर दिया होता है। तो यामी फटाक से अपना फोन उठाता है और हमारे छपरी बॉय को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन कनेक्ट नहीं होता है। तो यामी बोलता है कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे इनके ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा। तभी यामी देखता है कि जो ये लोग बंदे लोग होते हैं ये लोग असल में मेजेस होते हैं और इन लोगों ने इस एरिया का कम्युनिकेशन ब्लॉक करके रखा होता है। तो यामी उड़ के जाता है अपने झाड़ू पे और फटाक से एक ब्लैक स्लैश मारता है और कुछ मेजेस को डाउन कर देता है। उसके बाद ये सब मेजेस अपना फॉर्मेशन चेंज करते हैं और यामी के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन यामी वापस से एक स्लैश मारता है और आधे से ज्यादा मेजेस को डाउन कर देता है। उसके बाद एक बंदा एक मैजिकल स्टाफ यूज करके यामी के ऊपर सैंड मैजिक यूज करता है। जब यामी इसको देखता है तो ये कोई और नहीं होता है, ये वही पिग वाला बंदा होता है जिसने पहले अटैक किया होता है दूसरे विलेज पे, और इसके हाथ में जो ये स्टाफ होता है वो असल में एक नेशनल ट्रेजर होता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यामी ने इन लोग को बहुत आसानी से हरा दिया होता है और उसने इस गोल्डन टकलू को बहुत मुक्के मारे होते हैं और वो उससे वो नेशनल ट्रेजर ले लेता है जो कि 2 पार्ट में टूट गया होता है। यामी उसको बोलता है कि बेटा अब तू मुझे बता कि तेरी हेल्प कौन कर रहा था मेरे मैजिक नाइट में से। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यामी उसे एक और मुक्का मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पे एक गधी सी बुढ़िया आ जाती है, जिसको देख के ये गोल्डन टकलू उस बुढ़ी को पकड़ता है और उसको मारने की धमकी देता है यामी को। यामी बोलता है ओए बुढ़ी को कुछ मत करना, लेकिन उतने ही टाइम पे यामी के ऊपर कोई तो भी अटैक करता है जो कि एक बड़े से मोल को भेजता है यामी के पास और वो मोल यामी को पकड़ लेता है और उसके साथ ही साथ यामी के पैर एक और चीज से बंध गए होते हैं। तब हमें मालूम पड़ता है यहाँ पे आते हैं 2 मैजिक नाइट्स और यही दोनों असल में ट्रेटर्स होते हैं। इसमें से एक बंदा होता है गॉट और एक बंदा होता है मोल। गॉट होता है क्रिम्सन लायंस का और मोल होता है सिल्वर ईगल्स का। जो ये चश्मिश बंदा है उसका नाम है गॉट और जो ये अजीब से आईब्रोस वाला बंदा है उसका नाम है मोल। और यामी को इन दोनों ने अपने मैजिक से अटकाया रहता है। ये लोग यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं अब यामी हमें तुझे खत्म करना पड़ेगा और हम तुझे खत्म करने के बाद महोदय को कल बोल देंगे कि हम जब यहाँ पे आए थे तब तक तुम खत्म हो चुके थे और यहाँ से सब चोर भाग गए थे और इस तरह से हम लोग सेफ रहेंगे। ऐसा ये लोग हंसते रहते हैं। तब तक यामी एकदम से अपनी कोशिश करता रहता है इनके मैजिक को तोड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं तोड़ पाता है। उतने में यहाँ से ये चोर अपने सारे आदमी को लेके भागने लगता है चोरी करने के लिए और तब तक ये दोनों बंदे अपना मैजिक स्टार्ट करते हैं यामी को क्रश करने के लिए और ये मोल यामी को क्रश करता रहता है। यामी अपने डार्क मैजिक यूज करता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता। तब तक यहाँ पे हमारा छपरी आ जाता है और वो इन लोग को रोक देता है और वो अपना एक और स्पेल यूज करता है और यामी को उसमें से बचा लेता है। मीनवाइल उसने बाकी सारे के सारे मेजेस को पकड़ लिया होता है अपने ट्री मैजिक से। फिर वो यामी को बोलता है जब मैं तुम्हें कॉल लगा रहा था तुम्हारा कॉल नहीं लगा और मैं तब समझा कि शायद कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं यहाँ पे फटाक से आ गया। तो फिर अभी यहाँ पे 2v2 होता है, यामी और हमारा छपरी बॉय वर्सेस ये चश्मिश और तो और अजीब से आईब्रोस वाले बंदे के बीच में। अजीब सा आईब्रोस वाला बंदा अपने मोल को भेजता है छपरी बॉय के ऊपर, लेकिन छपरी बॉय उसे डॉज कर देता है। मीनवाइल चश्मिश बंदा एक पिंक कलर के बीस्ट को छोड़ता है यामी के ऊपर। यामी अपना डार्क फ्लैश यूज करता है और वो बीस्ट को काट देता है और उसी के साथ साथ वो अपना अटैक चश्मिश को भी मार देता है, लेकिन चश्मिश उसको डॉज करता है। उसके बाद चश्मिश मल्टीपल अटैक करता है लेकिन यामी उन सबको रोक देता है और यामी फिर अपने तलवार से उसके गले पे तलवार रखता है और बोलता है अब बेटा तू मेरे पास आ जा। फिर वो बोलता है प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन यामी बोलता है कि ना 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 ना। मीनवाइल छपरी अजीब से आईब्रोस वाले बंदे से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी ही छपरी के पीछे से एक मोल उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी यामी यहाँ पे आता है और वो इस मोल को काट देता है। उसके बाद ये दोनों अजीब से आईब्रोस को पकड़ते हैं और दोनों को तोड़ने लगते हैं। यहाँ पे हमारा चश्मिश और तो और अजीब से आईब्रोस दोनों का ही मुंह सूज गया होता है। मीनवाइल यहाँ पे अचानक से महोदय प्रेजेंट हो जाते हैं और वो बाकी सब चोरों को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं इनको मैंने पकड़ लिया, लेकिन ये बात मैं यामी और तो और छपरी को नहीं बताऊंगा। ऐसा बोल के वो वहां से गायब हो जाते हैं। फिर जब यामी और छपरी यहाँ पहुंचे तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये सब चोर पहले से मार खा के पड़े हुए होते हैं। फिर वो लोग अगले दिन जाके अपना रिपोर्ट देते हैं महोदय को। तो महोदय बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और मैं बहुत खुश हूँ तुम लोग के काम से और इसीलिए मैं अब तुम दोनों को प्रमोट कर रहा हूँ वाइस कैप्टन से कैप्टन पे और अब तुम दोनों खुद की अपनी टीम बना सकते हो। तो बताओ यामी तुम तुम्हारी टीम का क्या नाम रखोगे और छपरी बॉय तुम भी तुम्हारी टीम का क्या नाम रखोगे। तो यामी अपने दिमाग में बहुत सोचता है और बोलता है कि मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगा जिसमें मेरे जैसे लोग रहेंगे, जो लोग बिल्कुल ही आउटकास्ट होंगे और एकदम से अजीब से लोग होंगे, क्योंकि महोदय आपने मुझे अपनी टीम में लिया जो कि एकदम आउटकास्ट था, जिसको कोई भी इंसान इतना केयर नहीं करता था और जो एकदम अजीब सा था, इसलिए मैं मेरी टीम में ऐसे लोग को लूंगा और उन सबके बस अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे। तो उन सबके कलर को जब मैं एक साथ मिक्स करूंगा तो बनता है ब्लैक कलर। तो मैं मेरी टीम का नाम रखूंगा ब्लैक बुल्स। मीनवाइल हमारा छपरी बॉय बोलता है कि मैं मेरी टीम का नाम रखूंगा ब्लैक का अपोजिट गोल्डन। गोल्डन से ये
मतलब होगा कि एक गोल्डन सवेरा, और डॉन का मतलब होता है सवेरा। तो मैं एक ऐसी टीम रखूंगा जो कि इस देश पे एक अच्छा सवेरा लेके आएगी, इसलिए मेरी टीम का नाम होगा गोल्डन डॉन्स। फिर उसके बाद यामी का फ्लैशबैक खत्म होता है और वो आस्था को बोलता है कि देखो आस्था, मैं तुम्हें इससे यही बता रहा था कि तुम्हें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। भले तुम तुम्हारे राइवल से एक बार हार गए लेकिन तुम उसे बाद में हरा सकते हो। भले तुम तुम्हारे राइवल से 99 टाइम्स बार हार जाओ लेकिन तुम हमेशा जीतोगे कभी ना कभी। तो तुम टेंशन मत लो। और ऐसे ही यामी और हमारा छपरी बॉय दोनों कैप्टन बन गए थे एक साथ। फिर अगले दिन आस्था का मूड ठीक रहता है और वो लोग मस्त आराम से बाहर बैठे होते हैं। तब से हमारा स्पाइकी वो बोलता है कि अभी आज तो उसको आउल को आ ही जाना चाहिए यार, बहुत दिन हो गया। उतने में उनके दरवाजे पे ठक ठक होती है और यहाँ पे कोई और नहीं होता है, यहाँ पे होती है बड़ी बहन गोलेन। और बड़ी बहन गोलेन जब यहाँ पे आती है तो एकदम गुस्से में रहती है और इसको देख के सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। बड़ी बहन गोलेन जैसे यहाँ पे आती है तो आस्था उसको पूछता है कि अरे बड़ी बहन गोलेन आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो आस्था को एक मुक्का मार देती है। मीनवेल जैसे यहाँ पे यामी आता है और वो देखता है बड़ी बहन गोलेन को तो वो डर जाता है। वो बोलता है कि सब लोग यहाँ से भागो, यहाँ पे एक जंगली जानवर आ चुका है, अपनी जान बचा के भागो। अगर कोई भी यहाँ पे बच गया है तो तुम लोग ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम लोग खत्म हो चुके हो तो ये जानवर तुमको छोड़ देगा। तो ये सीन मुझे ये मालूम पड़ा कि पहली बार यामी किसी से डरा है और वो कोई और नहीं बड़ी बहन गोलेन है। तभी बड़ी बहन गोलेन यामी को एक दारू की बोतल पकड़ाती है और बोलती है ये मैं तुम्हें थैंक्स दे रही हूँ क्योंकि तुम हमेशा मेरे भाई का देखभाल कर रहे थे। फिर इसके बाद बड़ी बहन गोलेन आस्था को पकड़ती है, नोवेल को पकड़ती है और लक को पकड़ती है और उनको पकड़े यहाँ से लेके जाने लगती है। तो ये देख के हमारा स्पाइकी बॉय बोलता है कि अच्छा मैं बच गया। तभी बड़ी बहन गोलेन बोलती है कि मैं इन तीनों को इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि ये तीनों सिलेक्ट हो चुके हैं रॉयल नाइट के लिए। फिर वो बोलती है कि अरे लेकिन वो चौथा बंदा कहाँ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद वो फिनरल की बात कर रही है। फिर हमारा मैग्ना बोलता है कि क्या आप मेरी बात कर रही हो, चौथा बंदा मैं हूँ ना। तो हमारी बड़ी बहन बोलती है नहीं भाई तू तो घोंचू है, तू यहाँ से निकल। और इसके बाद आस्था और नोवेल बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये लोग बन गए होते हैं रॉयल नाइट्स। और इसके बाद बड़ी बहन गोलेन वहां से चुपचाप निकल जाती है इन तीनों को लेके। लेकिन निकलने के पहले मैग्ना अपना चश्मा तोड़ता है और बोलता है कि ओए लक, जब तक तू वापस आएगा तब तक मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँगा, हम लोग की राइवलरी कभी खत्म नहीं होने वाली है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ होता है रॉयल नाइट्स के लिए। इसमें से होता है क्रिश, हमारी मोटी बहन भी सिलेक्ट हो गई होती है, ऑफ कोर्स मशरूम बॉय सिलेक्ट हुआ होता है, स्पाइकी बॉय के साथ वाइट बॉय सिलेक्ट होता है और उसकी टीम की ये बंदी भी सिलेक्ट हो गई होती है जो कि बुआ की टीम में होती है। और तो और हमारा चश्मे सिलेक्ट होता है, हमारा मोटू सिलेक्ट होता है, मिमोसा से सिलेक्ट होती है और तो और यूनो सिलेक्ट होता है। और ब्लैक बुल्स में से सिलेक्ट होते हैं लक, नोवेल और तो और आस्था और 2-3 फिलर कैरेक्टर भी सिलेक्ट हुए होते हैं यहाँ पे। और तब हमें मालूम पड़ता है कि रॉयल नाइट्स की जो कैप्टन है वो कोई और नहीं, वो है हमारी बड़ी बहन गोलेन। फिर बड़ी बहन गोलेन एक स्पीच देती है, बोलती है कि तुम लोग को डिस्ट्रॉय करना है मिडनाइट सन को, तब तक तुम लोग मेरे साथ रहोगे। मीनवेल वो बोलती है कि अरे ब्लैक बुल्स तो तुम्हारा चौथा बंदा कहाँ है। और तभी ही एंट्री होती है किसी और की नहीं, हमारे जोरो की। जोरो ने असल में ब्लैक बुल्स का रोप पहना होता है और वो आके बड़ी बहन गोलेन के ऊपर उनके अटैक को डिफ्लेक्ट करके हमला करता है और बोलता है बड़ी बहन गोलेन मैं बस ये चेक कर रहा था कि तुम हमारी कैप्टन बनने के लायक हो कि नहीं, और तुम हो हमारे कैप्टन बनने के लायक। फिर उसके बाद आस्था भाग के जाता है जोरो के पास और उसको बोलता है अबे तूने ब्लैक बुल्स का रोप क्यों पहन के रखा है। तो जोरो हमको हमारी कहानी बताता है, बोलता है कि असल में मैं एक दिन ऐसे ही कुछ मैजिक नाइट्स को तोड़ रहा था। उस वक्त मेरे सामने एक पावरफुल मैजिक नाइट आया जो कि कोई और नहीं यामी था। उसने मुझे तोड़ दिया और बाद में उसने मुझे एक रोप दिया, बोला कि ये रोप अगर तुम्हें पहनना है तो पहन लो वरना इसे फेंक दो। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं मैजिक नाइट्स को ड्रॉ कर लूंगा और पीछे के दरवाजे से अंदर एंट्री मारूंगा। तो ये सब सुनकर नोवेल एकदम शांत रहती है क्योंकि उसने भी पीछे के दरवाजे से एंट्री मारी होती है और कोई टेस्ट नहीं दिया होता है। और फिर जोरो हमको बताता है कि उसका नाम असल में जेरोक्स नहीं है और वो पर्पल गैंग को भी बिलोंग नहीं करता है, उसका असली नाम जोरो है। फिर जोरो आस्था को बोलता है कि मैं तेरा सीनियर हूँ और ये ले मेरी तरफ से देखो गिफ्ट। ऐसा बोल के वो आस्था के ऊपर वो हवा छोड़ने वाला इंसेक्ट फेंक देता है और ये बहुत बदबू मारता है। सब लोग आस्था से दूर होने लगते हैं। उसके बाद बड़ी बहन गोलेन बोलती है अबे तुम चारों क्या बकबक करते ही रहोगे कि जाओगे और अपना नया रॉयल नाइट्स का रोप पहन के आओगे कि नहीं। और तब तक यूनो रॉयल नाइट्स का रोप पहन के आता है और वो इसमें एकदम क्लासिक दिखता है। उसके बाद आस्था, नोवेल, जोरो और तो और लक ये तीनों भी भाग के चाहते हैं और अपना अपना रोप पहन के आते हैं। सब लोग रोप में एकदम मस्त लगते हैं लेकिन किसी रीजन से आस्था का रोप एकदम बच्चों वाला होता है, पूरा का पूरा रोप उसका छोटा सा रहता है। तो ये देख के आस्था बोलता है अरे मुझे इतना छोटा रोप क्यों मिला। तो हमारी बड़ी बहन बोलती है कि इसका रीजन ये है कि हमारे को लास्ट मोमेंट पे 3 और लोग को अपॉइंट करना पड़ा, इसीलिए हमें कपड़ा कम पड़ गया। और वो 3 और लोग कौन है चलो दिखाती हूँ तुम्हें। 3 लोग में से एक होता है महोदय का असिस्टेंट जिसको स्पेशल मैजिक आता है, दूसरा होता है गोल्डन डॉन का ये सैंड मैजिक वाला बंदा क्योंकि ये बंदे के पास मैप बनाने की एबिलिटी है, और तीसरा होता है सिल्वर ईगल्स का चोटी वाला कैप्टन। तभी इसको देख के हमारा व्हाइट लक बोलता है कि अरे चोटी वाले बाबा आपने एंट्रेंस एग्जाम क्यों नहीं दिया। तो चोटी वाले बाबा बोलते हैं कि अबे व्हाइट लक तूने एंट्रेंस एग्जाम क्यों दिया, कैप्टन तो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते थे रॉयल नाइट्स को। तो ये सुन के हमारे व्हाइट लक को एक और धक्का लगता है। मीनवेल यहाँ पे किंग एंट्री लेता है। किंग यहाँ पे एंट्री लेके मस्त स्पीच देने वाला होता है लेकिन इसके स्पीच को हमारी बड़ी बहन गोलन तोड़ देती है और बोलती है कि तुम लोग को अब से रॉयल नाइट्स बनना है, तब तक तुम लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहोगे। हमारा मेन एम ये है कि हमें आई ऑफ द मिडनाइट सन को डिस्ट्रॉय करना है, जब तक वो नहीं होता है तब तक तुम लोग मेरे साथ रहोगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग
कैसे डिस्ट्रॉय करो, बस हमें उन्हें खत्म करना है। इस फाइट में हम में से बहुत लोग हार सकते हैं, जख्मी भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है और आई ऑफ द मिडनाइट सन को डिस्ट्रॉय करना है, मतलब करना है। मीनवाइल फिर किंग से आस्था एक क्वेश्चन पूछता है, बोलता है कि आई ऑफ द मिडनाइट सन का हाइड आउट कहां पे है। तो किंग जैसे ही आंसर देने लगता है वैसे ही हमारी बड़ी बहन गोलन वापस से आंसर देती है, बोलती है कि आई ऑफ द मिडनाइट सन का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो असल में एक स्ट्रॉन्ग मैजिक वाले रीजन में है, जहां पे ग्रेविटी वाला एरिया है। वो लोग का स्ट्रॉन्ग होल्ड एक बड़े से पत्थर के अंदर है, तो हमें वहां जाके उसे डिस्ट्रॉय करना है। फिर हमें अगले सीन में ये ब्लैक एंड व्हाइट बाल वाले बंदे का बैक स्टोरी दिखाते हैं और मुझे इस बंदे को देख के ऐसा लगता है कि इसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ये अपने व्हाइट बाल को कलर कराने गया और इसके पैसे खत्म हो गए, तो इसके आधे ही बाल को ही उनने कलर किया है। कितना गरीब है बेचारा। इसको जो बैक स्टोरी दिखाते हैं उसको देख के मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद से इन लोग के दिमाग में ना लिक्ट ने किसी और की मेमोरी डाल के रखी, क्योंकि इन सबके बैक स्टोरी में इन लोग को कभी नहीं दिखाया गया है। ये बैक स्टोरी में हमें ये दिखाते हैं कि लिक्ट के साथ हमारा ब्लैक एंड व्हाइट बॉय आराम से बैठा होता है, उसकी शादी हो चुकी होती है और लिक्ट अपने बच्चे को डिलीवर करने ही वाला होता है कि उतने में इसका बैक स्टोरी खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था और नोवेल ये लोग गए होते हैं फ्लेगोयन से मिलने के लिए, जो हमारा टाइगर बॉय होता है, और वहां पे हमारा लायन बॉय वापस से सोया हुआ रहता है और उसका छोटा भाई जो कि होता है लियो, वो वहां पे बैठा होता है। तो ये लोग मिलकर यहाँ पे बातें करते हैं लायन बॉय के बारे में। लियो बोलता है कि हमें अभी भी नहीं पता कि वो लोगों ने लायन बॉय के साथ एक्चुअली क्या किया। जब वो लोग उसको एक दूसरे टेलीपोर्ट करके जगह पे लेके गए थे, वहां पे क्या हुआ और कैसे उन लोग ने मेरे भाई को हराया मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि मेरा भाई बहुत जल्दी उठेगा और एक बार जब ये उठेगा तो हमें हर चीज का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आस्था और नोवेल दोनों ही बोलते हैं कि लायन बॉय ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और आज हम जो भी है वो लायन बॉय की वजह से ही है, तो हम चाहते हैं कि लायन बॉय जल्दी से उठ जाए। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि चोटी वाले बाबा भी यहाँ पे आए होते हैं और वो इनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि चोटी वाले बाबा को हमारे लायन बॉय की बहुत परवाह रहती है। तो जब आस्था और नोवेल यहाँ से निकल रहे होते हैं तो वो लोग फिनरल के बारे में भी बात करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग होप करते हैं कि फिनरल भी बहुत जल्दी उठ जाएगा लायन बॉय की तरह। फिर उसके बाद आस्था और नोवेल बात करते हैं कि कैसे जब लंगूर ने अपने माना को बाहर निकाला था तो उसकी माना सेम टू सेम आई ऑफ द मिडनाइट सन के जैसे लग रही थी। तो लोग बोलते हैं कि इसमें कनेक्शन क्या है, ऐसा बोलते वो लोग बात करते थे कि तभी आस्था का दिमाग फट जाता है, क्योंकि उसको ये सब चीज समझ में नहीं आता है। तो वो बोलता है मेरा दिमाग फट रहा है, मैं मेरे दिमाग को शांत करने थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ। ऐसा बोल के वो जमीन पे बैठ के एब्स का वर्कआउट करता रहता है, तभी उसको उसके पूरे बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं। और उसी वक्त वहाँ पे आते हैं यूनो, मिमोसा और तो हमारे चश्मिश बॉय। वो लोग यहाँ पे आके थोड़ा आस्था और नोवेल से बात करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि हम लोग का मीटिंग था बड़ी बहन गोलन के साथ और उन्होंने हम सबको बुलाया है मीटिंग वाले स्पॉट पे, तो तुम लोग भी हमारे साथ चलो। वेल हम लोग यहाँ पे इस मिशन के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन हमारे ऊपर निगरानी रख रहा होगा, तो हमें इस चीज को पब्लिक में नहीं बात करना चाहिए और ये मिशन एकदम टॉप सीक्रेट है। तो हम जाएंगे वो लोकेशन पर तब बात करेंगे। तभी हमें दिखाते हैं कि जैसे आस्था इनकी गाड़ी में चढ़ रहा होता है तो आस्था के परछाई में एक बंदा घुस जाता है और ये बंदा कोई स्पाई होगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था ये लोग यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ पे लोग मस्त खाना खा रहे होते हैं। आस्था दबा के खाना खाता है और सब लोग एकदम टेंशन में रहते हैं। तो मिमोसा इस सीन का फायदा उठा के आस्था के मुंह को पोंछ देती है अपने रुमाल से और ये देख के नोवेल को शर्म आने लगती है। उसके बाद हमारा व्हाइट लक जाता है जोरो के पास और उसको बोलता है कि तुम इतना टेंशन में क्यों खड़े हो। ऐसा बोल के वो जोरो के मुंह का इम्पर्सिनेशन करता है, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे ही नहीं पता। और ये देख के जोरो उसको एक गिफ्ट देता है जो कि होता है ये पाद मारने वाला कीड़ा, और ये खाने के बाद व्हाइट लक की हवा टाइट हो जाती है। मीनवाइल क्रिश अपने अच्छे मैनर्स में खाना खा रहा होता है और उसके प्लेट में एक मशरूम होता है, तो वो मशरूम खाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मशरूम बॉय उसको ये मशरूम नहीं खाने देता है। उसके बाद यहाँ पे आती है जियान की बहन और ये यहाँ पे आके बोलती है कि मैं तुम सबके लिए गाना गाऊंगी, और ये ऐसा गाना गाती है कि सबके कान के पर्दे फटने लगते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा स्पाई होता है वो तक आस्था के परछाई से निकल के भाग जाता है और वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे रहा तो मैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मतलब इन अ वे जियान की बहन ने स्पाई को यहाँ से भगा दिया, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि छत पे हमारी बड़ी बहन गोलन और चोटी वाले बाबा बैठे रहते हैं और वो लोग बातें करते रहते हैं। तभी ही बड़ी बहन गोलन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे हो, और तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में ये स्पाई बड़ी बहन गोलन के परछाई में घुस गया था। तो बड़ी बहन गोलन और तो चोटी वाले बाबा दोनों मिलकर इसको पकड़ते हैं और बड़ी बहन गोलन इसको बहुत धोती है और बोलते हैं कि चल बता तुझे क्या पता है हमारे बारे में। उसके बाद बड़ी बहन गोलन बोलती है कि हमें इससे ये मालूम पड़ा है कि इन लोग को हमारे बारे में अभी तक कुछ आइडिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन लोग के ऊपर डायरेक्टली एम्बुश वाला अटैक करेंगे। इन लोग को लग रहा है कि हम लोग 3 दिन बाद आई ऑफ द मिडनाइट सन पे अटैक करेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग कल की सुबह ही निकलेंगे अटैक करने के लिए। तुम सब अभी जाके सो जाओ और अच्छे से रेडी रहना कल के मेन इवेंट के लिए। तो अब नेक्स्ट तो इस एनिमे में इंसेन फाइट होने वाली है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे हीरोज पहुंच जाते हैं उस हाई मैजिक वाले एरिया में, और वहां पे पहुंचने के बाद ये लोग अपना अपना प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मैप वाला बंदा पूरे एरिया का एक 3D मैप बनाता है और बोलता है कि मैंने ये मैप बना दिया है और इसके अंदर मुझे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग माना वाले एरिया दिख रहे हैं, और उसके साथ ही साथ ये पूरे के पूरे हाइड आउट में बहुत सारे एंट्रेंस पॉइंट्स है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बड़ी बहन गोलन बोलती है कि जो ये सबसे ब्राइट चमक रहा है पॉइंट, यही पे मेरे को लगता है कि उनका लीडर लिक्ट होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे एंट्रेंस पॉइंट है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें अपनी टीम को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए और तब जाके एंट्री लेना चाहिए अंदर। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एनिमी टीम जानती है कि यहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग है, तो वो लोग रेडी रहे होंगे हमारी टीम के ऊपर अटैक करने के लिए। तो तुम लोग बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो तभी हमारा चश्मिश बंदा बोलता है कि हमें कम से कम 4 से 5 लोग की टीम बनानी चाहिए और उसके साथ अटैक करना चाहिए। 2-2 लोग की टीम में हमें बहुत प्रॉब्लम होगा। तो बड़ी बहन गोलन बोलते हैं कि बराबर, तुमने मेरा दिमाग पढ़ लिया है। उसके बाद आस्था और जोरो दोनों ही एक दूसरे झगड़ा करते हैं, बोलते हैं कि मेरे को इसके साथ टीम में नहीं रहने का
देखा है। लेकिन तभी ही बड़ी बहन गोलन यहाँ पे आती है और वो उन दोनों का टकला पकड़ती है और बोलती है तुम दोनों एक ही टीम में हो और तुम दोनों मेरे टीम में हो, हम 3 लोग मिलकर एक टीम बनेंगे। तो फिर एज अ गिफ्ट जोरो बड़ी बहन गोलन के ऊपर वो कीड़ा फेंकता है, लेकिन बड़ी बहन गोलन वो कीड़े को पकड़ के वापस से जोरो के मुंह पे चिपका देती है। तो ये सीन में मेरे को बहुत मजा आया था। फिर इसके बाद एक एक टीम का इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पहले आती है ग्रुप 1 जिसमें होता है हमारा मशरूम बॉय, हमारा मैप वाला बॉय, चोटी वाले बाबा और तो और ये टेम्पररी कैरेक्टर। और ये टीम जाने वाली है अपर लेफ्ट साइड से एंट्री लेके। फिर आती है टीम 2 जो कि लोअर लेफ्ट एरिया से एंट्री लेने वाली है। इसमें एक टेम्पररी कैरेक्टर है, हमारा लक है, नोवेल है और क्रिश है। फिर ग्रुप 3 जो कि अपर राइट कॉर्नर से एंट्री लेगा, उसमें है हमारा व्हाइट लक, जियान की बड़ी बहन, हमारी सोने वाली बंदी और एक टेम्पररी कैरेक्टर। फिर ग्रुप 4 में है हमारा स्नोरलैक्स, मोटू भाई, यूनो, मिमोसा और तो और चश्मेश जो कि लोअर राइट से एंट्री लेंगे। और फिर 5th और फाइनल ग्रुप में है आस्था, बड़ी बहन गोलन और तो और जोरो जो लोग एंट्री लेंगे फ्रंट और सेंटर से। मीनवेल जो हमारा स्पेशल मैजिक यूज करता है बंदा, उसको ये लोगों ने स्टैंड बाय पे रखा होता है ताकि ये लोग किसी भी टाइम पे किसी को भी कहीं से निकाल सके। फिर इसके बाद ये लोग इनका अटैक स्टार्ट करते हैं। बड़ी बहन गोलन बोलती है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग अंदर जाके कुछ भी करो, लेकिन तुम लोग को सिर्फ जीत के आना है। उसके लिए चाहे तुमको जो करना पड़े तुम लोग करो, लेकिन हमारा गोल ये है कि हमें ये आई ऑफ द मिडनाइट सन को आज डिस्ट्रॉय करना है, मतलब करना है। चाहे उसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी चीजें करनी पड़े, कभी कुछ चीज जो तुमने सोची नहीं है वो भी करनी पड़े, तुम करोगे, लेकिन आई ऑफ द मिडनाइट सन आज खत्म होना चाहिए। तभी हमें दिखाते हैं कि एक आई ऑफ द मिडनाइट सन का बंदा एक लड़की को खत्म करने वाला होता है। वो अपने उंगली पे एक चाकू बनाता है और उसके दिल पे वो चाकू घुसाने वाला होता है, लेकिन तभी ही लक नीचे से आता है और उसको मुक्का मार के ऑन द स्पॉट बेहोश कर देता है। और फिर नोवेल इस लड़की को बचाती है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी बड़ी बहन गोलन निकलती है आस्था और जोरो के साथ, और उसके सामने 3 मेज होते हैं। और इनको देख के बड़ी बहन गोलन फुल चार्ज अप हो जाती है और वो बोलती है आज मैं बदला लूंगी तुम लोग से, क्योंकि जो हाल तुम लोग ने मेरे भाई का किया है उसके लिए मैं तुम लोग को बिल्कुल माफ नहीं करने वाली हूँ। तुम लोग ने तब अटैक किया जब मैं रॉयल सिटी में नहीं थी, तुम लोगों ने इस चीज का बहुत बड़ा फायदा उठाया और मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली हूँ। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि चोटी वाले बाबा के सामने भी 3-4 मेज रहते हैं और वो भी यही बोलता है कि तुम लोग ने रॉयल सिटी पे तब हमला किया जब तुम लोग ने हमें बाहर टेलीपोर्ट कर दिया और उसके बाद तुम लोग वहां से भाग गए। आज मैं तुमसे बदला लूंगा कि जो तुमने हाल किया है मेरे बेस्ट फ्रेंड का और मेरे राइवल का फ्लूगोयन का, उसका मैं तुम लोग से बदला लेके रहूंगा। और ऐसा बोल के बड़ी बहन गोलन और तो और चोटी वाले बाबा दोनों ही एनिमी के ऊपर चार्ज करते हैं और एक सिंगल अटैक में उन्हें खत्म कर देते हैं। वेल इसके बाद अभी क्या होने वाला है वो मुझे पता है। इसके बाद होने वाला है बहुत ही इंसेन बैटल बिटवीन द रॉयल नाइट्स एंड द आई ऑफ द मिडनाइट सन। ये बैटल आप लोग को मिस नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ये वाले एपिसोड को बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को और मुझे कमेंट कर बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के वीडियो से बस इतना ही। मेरा नाम है साजबट, मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।